पहले तो बायोलॉजी शुरू करते हैं। जीव विज्ञान। बायोलॉजी तो आप लोग जानते हैं, कुछ खास कुछ नहीं है। ये विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, बायोलॉजी दो शब्द से मिलकर बनता है। बायो जिसका मतलब लाइफ होता है, लोगोस का मतलब होता है स्टडी होता है। ठीक है, लेकिन बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया ये पूछा जाता है। ठीक है, तो जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? लैमार्क ने किया था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। एवं लैमार्क ने एवं ट्रेविडेनस ने किया था, जो कि जर्मनी वैज्ञानिक था। ठीक है, 1801 में किया था लैमार्क और ट्रेविडेनस ने। ठीक है, वैज्ञानिकों ने जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया। कभी कभी यहाँ से प्रश्न होता है एपीकल्चर किसका अध्ययन होता है? बताइए एपीकल्चर। मधुमक्खी पालन का। बताते जाइए, थोड़ा स्पीड मधुमक्खी। से करवा देता हूँ क्योंकि पता है ऑलरेडी का। ठीक है, फिर नहीं जी। सेरिकल्चर। सर, मत्स्य पालन। मत्स्य पालन। कवकों का कवकों अध्ययन। का अध्ययन। अगर लगा तो पालन होगा। ठीक है, फाइकोलॉजी। शैवाल। पुष्प। फल का फलों का अध्ययन। अध्ययन। और तो पक्षियों का। ऑर्निथोलॉजी ने। मछली का। एंटमोलॉजी। कीट का अध्ययन। कीटों का अध्ययन। वृक्ष और वृक्ष झाड़ियों वृक्ष एवं और झाड़ियों। झाड़ियों का अध्ययन। सर्पों सर्पों का का अध्ययन। अध्ययन। प्रोलॉजी। छिपकली का। छिपकलियों का अध्ययन। पेड़ों का अध्ययन। सेरिकल्चर। काष्ठी पेड़ों उद्यान का। विज्ञान। उद्यान विज्ञान। उद्यान। फूलों की खेती। फूलों का फूलों अध्ययन। का। फूलों की खेती। जीव माइक बंद कर लीजिए। ठीक है, जीव विज्ञान शब्द एक क्रमबद्ध ज्ञान के रूप में विकास प्रसिद्ध ग्रीक दार्शनिक अरस्तु, जिसको एरिस्टोटल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, के काल में हुआ। उन्होंने इस शब्द पौधे एवं जंतुओं के जीवन के विभिन्न पक्षों के विषय में अपने विचार प्रकट किए। इसलिए अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक, ठीक है, फादर ऑफ बायोलॉजी, और जंतु विज्ञान का जनक, फादर ऑफ जूलॉजी। बायोलॉजी जूलॉजी दोनों को जनक अरस्तु को भी कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ से कुछ प्रश्न बन जाते हैं। ठीक है, जैसे आनुवांशिकता का सिद्धांत किसने दिया? मेंडल ने। मेंडल ने दिया। ठीक है, जीव हाँ। सिद्धांत किसने दिया? जीव सिद्धांत डीएच मॉर्गन। सिद्धांत किसने दिया? हुगो डे ब्रिज। कोशिका का सिद्धांत किसने दिया? स्लाइडेन और स्वान। पुरकिंजे सर। हार्टविक लिखा हुआ है। ठीक है, सर जीव द्वारा पुरकिंजे अब होगा। सिद्धांत की बात हो रहा है। ठीक है, चलिए। उपाधिक लक्षणों की वंशागणिति का नाम किसने दिया? लैमार्क ने। लैमार्क। टिक वर्ण का सिद्धांत नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं, इसका सिद्धांत किसने दिया? डार्विन। डार्विन। कैरोलिनस। लिनियस। कुंडन मॉडल, डबल हेलिक्स मॉडल जो कहते हैं, वो सिद्धांत किसने दिया? वाटसन और क्रिक। ठीक है, आप चलते हैं जीवधारियों का वर्गीकरण, बेसिक चीज था। ठीक है, अरस्तु ने समस्त जीवों को दो भागों में विभाजित किया, एक जंतु समूह, एक वनस्पति समूह। ठीक है, लिनियस की एक पुस्तक है, पुस्तक का नाम क्या है? सिस्टेमा नेचुरी। ठीक है, ध्यान में, सिस्टेमा नेचुरी ने संपूर्ण जीवधारियों को दो पादप जगत में डिवाइड किया है। संपूर्ण जीवधारियों को दो जगतों में, ठीक है, एक होता है पादप जगत, इसको प्लांट किंगडम कहते हैं, दूसरा होता है एनिमल किंगडम होता है। ठीक है, विभाजन किसने किया? तो लिनियस ने किया। किसने किया? लिनियस ने किया। ठीक, किसने किया? लिनियस ने किया। इसीलिए द्विनाम पद्धति की बात करेंगे, सिद्धांत किसने दिया था? कैलोस लिनियस ने दिया था। ठीक है, अब चलते आगे रहते, इसने क्या क्या कहा। लिनियस ने वर्गीकरण की जो प्रणाली को शुरू की, आधुनिक वर्गीकरण प्रणाली की नींव पड़ी। इसीलिए आधुनिक वर्गीकरण का पिता, फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी किसे कहते हैं? तो लिनियस ने कहते हैं। ठीक है, तो लिनियस ने दिया। लेकिन जीवधारियों को पांच जगत वर्गीकरण की बात करेंगे। ठीक है, तो इसके किसने किया था? हिट कर हिटेकर ने दिया। किया था। किसने किया था? हिटेकर ने किया था। तो और दो सर जो जगत जीव किसने द्वारा दिया बोला था? ना सर, एक बुक खोल के देखे अभी तो बता रहा है, ठीक है, पुरकिंजे। अरे होगा, उसमें कुछ देखेंगे आगे दिया होगा। ठीक है, अगर लिखा है तो वो भी थोड़ी ना गलत लिखा होगा, कुछ होगा उसका। एक सिद्धांत को कई लोगों करता है। ठीक है, जैसे जीवधारी की बात करें, जीवधारी पुरकिंजे जो था जीव द्रव का नामकरण किया था, ठीक ना? उसके नहीं करते, जल्दी जल्दी खत्म करना है, खत्म करने दीजिए। विज्ञान हमको ज्यादा नहीं आती, सिंपल सी बात है। पॉलिटी, हिस्ट्री और आईआर नहीं है जो हम आपको डिटेल्स में बताएंगे। जो लिखा हुआ है करवा दे रहा हूँ, कर लीजिए इसको, डिबेट नहीं चाहिए हमको। ठीक है, जीवधारियों का पांच जगत वर्गीकरण किसने किया? हिटेकर ने किया। किसने हिट किया? करना है। हिटेकर ने किया। ठीक है, अब परंपरागत द्विजगत वर्गीकरण के स्थान पे, ठीक है, अंततः हिटेकर ने, ठीक है, सन 1969 में जब गांधी जी 100 वर्ष के हो गए थे, प्रस्तावित, ठीक है, पांच जगत प्रणाली ने ले लिया। ठीक है, तो हिटेकर ने
पांच जगह वर्गीकरण का सिद्धांत कब दिया? 1969 में दिया। इनके अनुसार किसकी सिद्धांत एग्जाम में पूछेगा, हिटेकर ने पांच जगह वर्गीकरण दिया तो इनमें से कौन नहीं था? ठीक है, तो था कौन? मोनेरा था, प्रोटिस्टा था, पादप था, कवक था, जंतु था। क्या क्या था? मोनेरा था, प्रोटिस्टा था, पादप था, कवक था एवं जंतु था। ठीक है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटिया, ठीक है, फंगी एंड एनिमल। ठीक है, ये पांच जगत में इसके आते थे। किसने दिए थे पांच जगत थ्योरी? तो हिटेकर ने दिए थे। और कब दिए थे तो क्या हिटकर बताएंगे? 1969 में दिए थे। अब ये कौन इतना जल्दी 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 बोल रहा है? 1969 कालीनता बना के रखा कीजिए। ठीक है, अब चलेंगे मोनेरा क्या होता है। ठीक है, इस जगत में सभी प्रोक्रिएटिक जीव को शामिल किया जाता है। किसे शामिल का मोनेरा में? सभी प्रोक्रिएटिक जीव को और शामिल किया जाता प्रोक्रिएटिक है, जीव। अर्थात वो, हाँ, चाहे वो जीवाणु हो, चाहे साइनोबैक्टीरिया हो या फिर आर्की बैक्टीरिया, सबके सब किस में आएंगे? तो मोनेरा के अंतर्गत सब आएंगे। आते ठीक है, ध्यान मोनेरा रखें। जगत में। हाँ बिल्कुल, जो भी प्रोक्रिएटिक जीव होंगे सबके सब किस में आएंगे? मोनेरा के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, मोनेरा ध्यान जगत। रखेंगे। तनु में जीवाणु भी इसी जगत में आते हैं। दूसरा आते हैं प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में कौन आते हैं? जूम आउट कर देखिए। ठीक है, फोटो जो आता है सर ठीक है, प्रोटिस्टा में। हाँ, प्रोटिस्टा में बात की इस जगह पे विभिन्न प्रकार के एक कोषीय प्राय जलीय यूकेरियोटिक जीव सम्मिलित किया जाता है। प्रोकैरियोटिक मोनेरा में आता है और यूकेरियोटिक किस में आएगा? प्रोटिस्टा में आएगा। ठीक है, प्रोटेस्टा। पादप एवं जंतु के बीच यूग्लिना इसी जगत में आता है। अगर पूछेंगे पादप एवं जंतु के बीच का करी कौन है तो क्या बताएंगे? कौन होता है पादप यूग्लिना। एवं जंतु के बीच की करी? तो ध्यान रखें यूग्लिना। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और यूग्लिना जो होता है इसी में आता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, इसी में आपको यूग्लिना आता है। ठीक है, चलिए, यह दो प्रकार की जीवन पद्धति प्रदर्शित करती है। सूर्य के प्रकाश में स्वपोषी हो जाती है और प्रकाश के अभाव में इतर पोषी हो जाती है। ठीक है, इसके अंतर्गत ही साधारण प्रोटोजोआ भी आते हैं। ठीक है, तो इसमें प्रपोषी और स्वपोषी दोनों का गुण किसमें विद्यमान होता है? तो यूग्लिना में होता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। यूग्लिना किसका हिस्सा है? तो प्रोटिस्टा के। अब आते हैं पादप आते हैं। ठीक है, पादप क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं। पादप क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं। ठीक है, इस जगत में प्राय सभी रंगीन बहुकोषीय प्रकाश संश्लेषी उत्पादक जीव सम्मिलित है। शैवाल, मौस, पुष्पीय तथा अपुष्पीय बीजीय पौधे इसी जगत के अंग है। किसके? पादप के। ठीक पादप है, के। ध्यान में रखेंगे। कवक की बात करेंगे तो इस जगत में ओकैरियोटिक तथा परपोषित जीवधारी सम्मिलित किए जाते हैं जिनमें अवशोषण द्वारा पोषण होता है। ठीक है, कवक में क्या होता है? तो इस जगत और में शोषण ठीक द्वारा वे पोषण होता है। यूकेरियोटिक तथा परपोषित जीवधारी सम्मिलित किए जाते हैं जिनमें अवशोषण के द्वारा पोषण होते हैं। ये सभी इतरपोषी होते हैं। ये परजीवी अथवा मृतजीवी होते हैं, मतलब ये अपना भोजन खुद नहीं बना सकते, डिपेंडेबल होते हैं, इसलिए इनको मृतजीवी या फिर परजीवी कहते हैं। ठीक है, इसकी कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। जटिल शर्करा की, काइटिन नामक जटिल शर्करा की बनी होती है। अगर पूछेगा कवक का कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। काइटिन पांचवा का। जगत क्या था? तो पांचवा जगत एनिमल है। ठीक है, एनिमल है। एनिमल में कौन आएगा? इस जगत में सभी बहुकोषीय जंतु समभोजी यूकेरियोटिक उपभोक्ता जीव सम्मिलित किए जाते हैं। इसमें मेटाजुआ भी कहते हैं, जंतु को मेटाजुआ भी कहते हैं। हाइड्रा, जेलीफिश, कृमि, सितारा, मछली, सरीसृप, उभयचर, पंछी, स्तनधारी इसी जगत में। ठीक है, मनुष्य किन जगत में आएगा? मनुष्य को अगर बाय द वे रखा जाए, जंतु एनिमल जगत में आएगा। सोशल एनिमल्स होता एनिमल। है। मनुष्य को भी एनिमल्स ही कहा गया, लेकिन सोशल एनिमल्स है। ठीक है, सामाजिक प्राणी है। ठीक है, सामाजिक जंतु बोला जाता है। बिल्कुल। ठीक है, अब बात करेंगे वर्गीकरण के आधारभूत इकाई क्या है तो क्या बताएंगे? तो वर्गीकरण का आधारभूत जाति। इकाई की बात करेंगे स्पाइसेस है, मतलब जाति है। जीवों के द्विनाम पत्ती के ऊपर बात कर लेते हैं। जीवों का द्विनाम पत्ती तो 1753 में ऑलरेडी लिनियस ने दिया था। ठीक है, इसीलिए लिनियस को क्या बोलते हैं? वर्गीकी का जन्मदाता, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कहते हैं। ये जीवों की द्विनाम पद्धति को प्रचलित किया। इस पद्धति के अनुसार प्रत्येक जीवधारी का नाम लैटिन भाषा के 2 अक्षरों से मिलकर होगा। पहला शब्द जो होगा क्या चीज का नाम बताएगा? पहला उसका वंशज वंश का बताएगा, तो क्योंकि बताता जेनेरिक है। नेम होगा। दूसरा क्या चीज का बताएगा? उसके स्पेसीज, स्पाइसेस, ठीक है, जाति। स्पीसीज नेम होगा, मतलब उसके जाति को बताएगा। ठीक है, वंश तथा जाति के नामों के बाद उस वर्गीकी भीत वैज्ञानिक का नाम लिखा जाता है जिसने सबसे पहले उस जाति को खोजा था। ठीक है, जिसने इस जाति को सबसे पहले वर्तमान का नाम प्रदान किया। जैसे मानव का नाम की बात करें, होमो सेपियंसलिन है, तो होमो क्या होगा उसका? होमो होमो सर क्या ये होगा? वंश होमो उसका जाति। वंश हो जाएगा। होमो वंशज है, और स्पेनिश जाति। सेपियंस क्या हो जाएगा? बिल्कुल जाति। ठीक है, तो होमो वंश हो गया, जिसकी एक जाति क्या है? सेपियंस है।
लीनियस शब्द का संक्षिप्त रूप जो है सो लीन है, ठीक है। इसका अर्थ यह है कि सबसे पहले लीनियस ने जाति को होमो सेपियंस नाम से मतलब क्या किया, पुकारा, ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखेंगे, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब चलेंगे आगे, आगे चलेंगे तो आगे क्या प्रश्न है देखेंगे। अब यहाँ पे कुछ जाति का नाम दिया गया जहां से एग्जाम में प्रश्न पूछता भी। मनुष्य को तो लोग तो जानते हैं, ठीक है, सीधा सीधा दरोगा में भी आ जाए, ठीक है। होमोसेपियंस कहते हैं, ठीक है। आप बताना है फ्रोग को क्या बोलते हैं, राना राना टिग्रिना, राना टिग्रिना। टिग्राना, बिल्ली को क्या बोलते हैं, हेल्स बिल्ली को फेलिस क्या बोलते डोमेस्टिका, हैं, डोमेस्टिका, फेलिस ठीक है। डोमेस्टिका, कुत्ता को क्या बोलते हैं, कॉनिस कैनिस फेमिलियस, फेमिलियस, ठीक है। गाय को क्या बोलते हैं, बॉस बॉस इंडिका, इंडिकस, ठीक है। मस्का डोमेस्टिका किसका नाम है, मक्खी, मक्खी, ठीक है, ध्यान में रखें। मैंगीफेरा इंडिका, आम का, आम, आम, ओराइजा सटाइवा, धान, धान का, धान, ट्रिटिकियम एसेटिवियम, गेहूं का, टिसियम सेटिवियम, मटर, ये मटर का, ठीक है। मटर, शाइसर चना, चना का, का है। ध्यान में रखेंगे। उसके बाद बात करेंगे ब्रासिका, 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 कैम्पिस्टर्स, ठीक है। तो किसका है, सरसों का है, ठीक है। सरसों, अब यहाँ पे मैंने आपको बताया, मैंने यहाँ पे क्या बताया, ठीक है। आप देखिए इसको याद करो, होमोसेपियंस आपको याद होगा, ठीक है। मेढक की बात करेंगे टट्टर कहते हैं, टिग्रिनस याद रखें। डोमेस्टिका की बात करेंगे, बिल्ली सामाजिक है, घर में पाई जाती है, डोमेस्टिक है, ठीक है। कुत्ता कैनाइन, कुत्ता से क्या होगा, कैनाइन, ठीक है। कैनाइन जो भी में लगा होगा ना वो मतलब कुत्ता के प्रजाति का जो होगा ना उसमें कैनाइन लगा रहता है, ठीक, कैनिस होता है, ठीक है। गाय बॉस इंडिकस, ठीक है, काउ इज द बॉस, ठीक है। मस्का से आप ध्यान में रखिएगा हाउस फ्लाई होता है, ठीक है। मैंगीफेरा इंडिका पता ही होगा, ओराइजा सटाइवा धान का होता है। मस्का लगाना है सर, ट्रिटिकियम, यानी उसके ट्रिटिकियम की बात करेंगे, ठीक है, गेहूं। मटर का पी से पीजियम याद रखना है। चना की बात करेंगे शाइसर रेंटियम, ठीक है। अब ब्रासिका कंपेस्ट्रियस, ठीक है, मस्टर्ड, ठीक है। इसको देखा देखो मस्टर्ड को कंप्रेस्ड किया जाता है तब जाके इसे वेल निकलता है, ठीक है। तो ऐसे भी आप ध्यान में रख सकते हो। अब आते हैं, ठीक है, जीव द्रव्य, ठीक है, ध्यान रखेंगे। यही जीव द्रव्य के बारे में आप बोल रहे थे ना। जीव द्रव्य का नामकरण किसने किया, पुरकिंजे के द्वारा किया गया। कब किया गया, तो 1839 में किया गया। जीव द्रव्य का नामकरण किसने किया, पुरकिंजे ने किया। कब किया पुरकिंजे ने, 1839 में किया। कैसा होता है जीव द्रव्य, तो एक तरल गाढ़ा रंगहीन पारभासी लसलसा वजन युक्त पदार्थ है। जीव की सारी जैविक क्रियाएं इसी के द्वारा होती है। अगर पूछेगा जीव की सारी जैविक क्रियाएं किसके द्वारा होती है, तो जीव द्रव्य के द्वारा होती है। इसीलिए जीव द्रव्य जिसको प्रोटोप्लाज्म को जीवन का भौतिक आधार भी कहा जाता है। जीव द्रव्य को कितने भागों में बांटा जाएगा, दो भागों में बांटा गया है। एक पहले कोशिका द्रव्य होता है, दूसरा होता है केंद्रक द्रव्य होता है। कोशिका द्रव्य को क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। ये कोशिका में केंद्रक एवं कोशिका झिल्ली के बीच होता है। कोशिका द्रव को साइटोप्लाज्म अंग्रेजी में कहाँ पे होता है, तो कोशिका में केंद्रक एवं किसके बीच में होता है, तो कोशिका झिल्ली के बीच में होता है, ठीक है। केंद्रक की बात करेंगे तो यह कोशिका में केंद्रक के अंदर रहता है। ध्यान रखें, जीव द्रव्य का 99% भाग जो होता है किन से मिलकर बना था। जीव द्रव्य में सबसे ज्यादा मात्रा किसकी होगी, ऑक्सीजन की। दूसरे नंबर पे कार्बन, तीसरे पे हाइड्रोजन और चौथा पे नाइट्रोजन, ठीक है। तो जीव द्रव्य का 99% मात्रा जो है ऑक्सीजन कार्बन हाइड्रोजन, ठीक है, से मिलकर बना है, ठीक है। ऑक्सीजन, ठीक है, OCHN, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, इसको याद रख लीजिए। OCHN इससे ही मिलकर बना, जिनमें सर्वाधिक मात्रा की बात करेंगे ऑक्सीजन की होती है। जीव द्रव्य में लगभग कितना प्रतिशत भाग जल होता है, तो क्या बताएंगे, 80% भाग की बात करेंगे जल होता है। जीव द्रव्य में कार्बनिक एवं अकार्बनिक पदार्थों का क्या अनुपात होता है, कार्बनिक 81:19, अकार्बनिक एवं कार्बनिक है, ठीक है। मतलब अकार्बनिक 81 होता है, कार्बनिक की बात करेंगे कितना होता है, 19 होता है, ठीक है। याद रहेगा इसको, 81 और 19 क्या रखना है आपको, ध्यान में रखना है, ठीक है। कितना होता है कार्बनिक, कितना होता है तो क्या बताएंगे, 81। कार्बनिक कितना होता है तो क्या बताएंगे, 19 होता है। देखिए अकार्बनिक में ना शब्दों की संख्या ज्यादा है, इसलिए उसमें 81 बड़ा वाला याद रखेगा। कार्बनिक में कम है तो उसमें कम वाला याद रखेगा, ठीक है। देख लीजिएगा, कार्बनिक पूछ रहा है कि अकार्बनिक पूछ रहा है, हो सकता है गलती भी हो जाए, ठीक है, इसमें कभी कभी हो जाता है, ठीक है। हाँ पूछा भी गया है, ठीक है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। अब देखिए कोशिका का औषधि, कोशिका पहले पढ़ लेते हैं, ठीक है। कोशिका की बात करें अंग्रेजी में इसको सेल कहते हैं। जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं रचनात्मक इकाई क्या है,
कोशिका को कोशिका है, ठीक है। कोशिका को कोशिका सबसे पहली बार किसने देखा था या फिर इसका वर्णन किया? ल्यूवेनहॉक लीवन हॉक लुईवेन ने हॉक ने, ठीक है। कोशिका के अध्ययन को क्या बोलते हैं, तो क्या बताएंगे? साइटोलॉजी साइटोलॉजी साइटोलॉजी। कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, तो क्या बताएंगे? रॉबर्ट हुक ने रॉबर्ट रॉबर्ट हुक ने 1665 1665 में किया। सबसे छोटी कोशिका विज्ञान माइकोप्लाज्मा, ठीक है। सबसे छोटी कोशिका जीवाणु का नाम क्या है? माइकोप्लाज्मा। प्लाज्मा माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकमा। क्या नाम है? माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकमा, ठीक है। सबसे छोटी कोशिका जीवाणु का नाम बताइए क्या है? फिर से रिपीट कीजिए इसको एक बार। क्या नाम है माइकोप्लाज्मा इसको? माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकमा बिल्कुल, क्या नाम है? माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकमा, ठीक है। सबसे लंबी कोशिका किसकी कोशिका होती है? तंत्रिका सबसे तंत्र लंबी की कोशिका सबसे तंत्रिका। अगर इसका उत्तर अगर बड़ा पूछेंगे तो शुतुरमुर्ग का अंडा, सबसे लंबा शुतुरमुर्ग पूछेंगे तो का तंत्रिका अंडा तंत्र, अगर सबसे तंत्रिका छोटा तंत्र। पूछेंगे तो माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकमा, ठीक है। अगर बड़ा पूछा जाएगा देन यू शुड गो विथ, ठीक है, ऑस्ट्रिच एग, ठीक है, ध्यान में रखना। अगर शुतुरमुर्ग सबसे का अंडा लंबी अगर पूछेंगे तो तंत्रिका तंत्र, ठीक है। तंत्रिका सबसे तंत्र। छोटी अगर पूछेंगे तंत्रिका तो कोशिका माइकोप्लाज्मा माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकमा। अब चलते गैलीसेप्टिकमा। हैं अवयव, ठीक है। कोशिका में सबसे ज्यादा कौन सा अवयव पाया जाता है, तो क्या बताएंगे? कल जल 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 पाया जाता है, ठीक है। प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है दूसरे नंबर पे? 10 से 15 10 से परसेंट 10 से बस 15 ध्यान में यही रखना है, ठीक 15% है। मतलब अगर पूछा जाए कोशिका इनमें से कौन सा तत्व कोशिका में नहीं होता है, तो जल होता है, प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, लिपिड होता है, न्यूक्लिक अम्ल होता है, आयन होता है, ठीक है। बाकी देख लीजिएगा कौन नहीं होता है, ठीक है। तो यही प्रश्न पूछा जाएगा, परसेंटेज इसका सीरीज में है तो नहीं पूछेगा, ठीक है। हालांकि जल की मात्रा इसमें भी सबसे ज्यादा होती है और ऊपर में जीव द्रव्य में भी अस- जल की मात्रा सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। सॉरी, जीव द्रव्य में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन की मात्रा होता है, मिस्टेक। हाँ, ठीक है, जल का भी होता है, 80% भाग तो उसका जल का बना होता है, 80% लेकिन सर तत्व जल का अगर होता है। अगर अगर पदार्थ में बोलेंगे ना, ठीक है, लेकिन अगर तत्व में बोलेंगे तो ऑक्सीजन हो जाएगा, ठीक है। वैसे भी जल की मात्रा हम्म इसमें भी 80% होती है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, इसमें भी जल की मात्रा सर्वाधिक होती है। और इससे अगर बात करेंगे, प्रोटीन 10 से 15 के बीच में पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट भी होता है, लिपिड भी होता है, न्यूक्लिक अम्ल भी होते हैं और आयन भी होते हैं, ठीक है। आप चलेंगे तो सबसे बड़ी कोशिका बता दिया, सबसे लंबी कोशिका भी आपने बता ही दिया, सबसे छोटी भी बता ही दिया। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, बताइए? सवाल स्लाइडेन और देना स्लाइडिंग स्वान ने। स्वान स्लाइडेन और स्वान ने मिलकर मतलब क्या दिया? कोशिका सिद्धांत दिया, पता है आपको? जी ठीक है, सर। ध्यान में रखेंगे। यस बिल्कुल, ठीक है। यद्यपि इनका सिद्धांत यह बताने में असफल रहा कि नई कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है। पहली बार रडोल्फ बिरचो, किसने? रडोल्फ बिरचो ने 1855 में स्पष्ट किया कि कोशिका विभाजित होती है और कई कोशिकाओं का निर्माण पूर्व स्थित कोशिकाओं के विभाजन से होता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। समझ गए? समझ गए? कोई दिक्कत? जी नहीं एनी डाउट? नो डाउट्स। ठीक है, बहुत सुंदर। ठीक है, अब हम कहाँ पे थे? हमने बताया था कोशिका सिद्धांत किसने दिया, तो आपने बताया किसने दिया कोशिका सिद्धांत। स्लाइडर स्वान स्लाइडेन और स्वान लेकिन ने स्लाइडेन स्वयं क्या बताने में उसे सफलता नहीं मिली? कोशिका का निर्माण जैसे कैसे होता है उसको बिल्कुल, जैसे कोशिका का निर्माण कैसे होता है, तो कोशिका का निर्माण होता है, किसने बताया? ये बिरचो ने बताया था, बिल्कुल, देखा एक था रडोल्फ पहले। बिरचो है इतिहास में, ठीक है। एक रडोल्फ डीजल भी है। रडोल्फ डीजल ने क्या किया था? रिजॉल्व डीजल सर देते का खोज किया था ना, डीजल इंजन का डीजल। इंजन। चलिए ठीक है, अब चलेंगे कोशिका सिद्धांत की मुख्य बातें क्या होती है। सभी जीव कोशिका एवं कोशिका उत्पाद से बने होते हैं, पता है ना? सभी जीव कैसे बने होते हैं? कोशिका एवं कोशिका उत्पाद से। बिल्कुल, ध्यान रखेंगे। तो कोशिका और मतलब कोशिका उत्पाद से बने होते हैं। सभी कोशिकाएं पूर्व में स्थित कोशिकाओं के निर्माण से निर्मित होती है, पता ही है आपको? हम्म, क्या होता है? सभी कोशिकाएं पूर्व स्थित कोशिकाओं से ही मतलब निर्मित होती है कि नहीं होती है? जी सर। ठीक है, ध्यान में रखना है, इसको याद रखना है। आप चलिए आगे चलते हैं। कोशिका से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहेगा। आप चलते आगे, क्या है? कोशिका का निर्माण किस क्रिया से होता है? कोशिका का निर्माण जिस क्रिया से होता है उसमें केंद्रक मुख्य अभिक्रिया निभाता है। मतलब कोशिका का निर्माण जिस क्रिया से होता है उसमें मुख्य अभिकर्ता क्रिएटर कौन होता है, तो क्या बताएंगे? न्यूक्लियस होता है, जिसको केंद्रक कहते हैं, ठीक है। कोशिका दो प्रकार की होती, कौन सी कोशिका होती है, तो क्या बताएंगे? प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक। बिल्कुल, एक प्रोकैरियोटिक होता है, दूसरा होता है यूकैरियोटिक होता है। ध्यान में, एक प्रोकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में हम लोग थोड़ा पढ़ेंगे, तो देखेंगे इन कोशिकाओं में कौन सी प्रोटीन होता है, क्या बताएंगे? हिस्टोन।
हिस्टोन होता था। हिस्टोन प्रश्न दो प्रोटीन नहीं तरीके से होता पूछा है। गया, हिस्टोन क्या है तो आप बताओगे, सॉरी हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है, सॉरी नहीं होता है, ठीक है, हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है। तो हिस्टोन क्या है तो प्रोटीन है, इसको आपको ध्यान में रखेंगे। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में, इन कोशिकाओं में हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है, जिसके कारण क्रोमेटिन नहीं बन पाता, ठीक है। अगर पूछा क्रोमेटिन किस कोशिका में नहीं बनता है तो प्रोकैरियोटिक में नहीं बनता है। क्यों नहीं प्रोकैरियोटिक में। बनता है? क्योंकि इसमें हिस्टोन नहीं होता है। जी केवल सर। डीएनए का सूत्र ही गुणसूत्र के रूप में पड़ा रहता है, ठीक है। अन्य कोई आवरण इसे घेरे नहीं रहता है, अतः केंद्रक नाम की कोई विकसित कोशिकांग इसमें नहीं होता है, ठीक है। प्रोकैरियोटिक में केंद्रक होता है क्या? केंद्रक नाम की कोई नहीं विकसित सर। कोशिकांग इसमें नहीं होता है, ठीक है। जीवाणुओं में नीरहलित शैवाल की बात करेंगे, ऐसे ही कोशिका पाई जाती है, ठीक है। ध्यान रखें, नीरहलित शैवाल में कौन सी कोशिका? प्रोकैरियोटिक पाई जाती है। तो प्रोकैरियोटिक से हमने क्या क्या जाना? सबसे पहले हिस्टोन नहीं पाई जाती है, जिसके कारण इसमें इसमें क्या क्रोमेटिन नहीं बन नहीं पाता? बनता। हिस्टोन नहीं बनने के कारण, क्रोमेटिन नहीं का। पाने के कारण क्रोमेटिन क्रोमेटिन नहीं बन क्रोमेटिन, पाता ठीक है। है। केवल डीएनए का, बिल्कुल केवल डीएनए का ही सूत्र गुणसूत्र के रूप में गुणसूत्र पड़ा होता रहता है। है, अन्य कोई आवरण इसे घेरे नहीं रहता। तो केंद्रक नाम की कोई विकसित कोशिकांग इसमें नहीं होता इसमें नहीं है। होती है। जीवाणु एवं निरहलित शैवालों में ऐसी कोशिकाएं मिलती है। अब मिलती है। आते हैं यूकैरियोटिक कोशिका। इन कोशिका में दोहरी झिल्ली के आवरण, केंद्रक आवरण से घिरा स्पष्ट केंद्रक पाया जाता है। अगर पूछेगा केंद्रक किसमें पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक में कि यूकैरियोटिक में कि दोनों में? सर यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक में पाया जाता है ना केंद्रक? ध्यान में रखेंगे, हाँ बिल्कुल ठीक है, ये यूकैरियोटिक में आपको केंद्रक पाया जाता है, ठीक है, इसको ध्यान में रखना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। यूकैरियोटिक में, यूकैरियोटिक कैसा होता है, केंद्रक कहाँ पे इसमें आपको देखने को मिलेगा तो क्या बताएंगे? केंद्रक केंद्र यूकैरियोटिक में। में होता है सर। बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे यूकैरियोटिक में इन कोशिकाओं में दोहरी झिल्ली के आवरण, केंद्रक आवरण से घिरा, ठीक है, सुस्पष्ट केंद्रक पाया जाता है, जिसे डीएनए एवं हिस्टोन प्रोटीन के संयुक्त रूप से बनी क्रोमेटिन तथा इसके अलावा केंद्रिका भी होता है। तो इसमें डीएनए एवं हिस्टोन प्रोटीन से बनी क्या मिलता है? इसमें क्रोमेटिन देखने को मिलता है। इसमें हिस्टोन होता है, तो डीएनए हिस्टोन मिलकर क्या क्रोमेटिन बनाता। ऊपर में हिस्टोन नहीं मिल रहा था, ऊपर में आपको क्रोमेटिन भी नहीं था, ठीक है। इसमें प्रोकैरियोटिक में इसमें हिस्टोन भी है, इसमें क्रोमेटिन भी है, इसके अलावा इसमें और केंद्रिका केंद्रिका भी भी आपको होता है। देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे प्रोकैरियोटिक एवं यूकैरियोटिक कोशिकाओं के बीच में मुख्य अंतर की बात करते हैं, ठीक है। क्या क्या दोनों में मुख्य अंतर आपको देखने को मिलता है? तो सबसे पहले कोशिका भित्ति। तो प्रोकैरियोटिक में कोशिका भित्ति होती है तो प्रोटीन एवं कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है, ठीक है। जी तो सर। प्रोकैरियोटिक में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, क्या बताएंगे? प्रोटीन और प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की। कार्बोहाइड्रेट की। बिल्कुल, प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। इसमें किसकी बने थे यूकैरियोटिक में? यूकैरियोटिक सेलुलोज सेल्यूलोज की। की। सेलुलोज की बनी होती है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया प्रोकैरियोटिक में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं अनुपस्थित होता है। नहीं होता है, ठीक है। ठीक है, यूकैरियोटिक में होता है। यूकैरियोटिक में होता है कि नहीं? यूकैरियोटिक में, होता है नहीं सर। ठीक है, बिल्कुल यूकैरियोटिक में उपस्थित होता है, ठीक है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसमें क्या होता है? प्रोकैरियोटिक में नहीं होता है, इसमें और होता है। आपका जो यूकैरियोटिक में एग्जाम जो होता है। पूछता है ना, एग्जाम में पूछता है ये वाला पूछता है, ठीक है, बीपीएससी में भी कई बार पूछा गया है, ठीक है। 17S प्रकार के राइबोसोम किसमें पाया जाता है? प्रोकैरियोटिक में, फिर प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में। में? बिल्कुल, प्रोकैरियोटिक में। प्रोकैरियोटिक में 70S होता है। 80S किसमें होता है, क्या बताएंगे? यूकैरियोटिक में। यूकैरियोटिक में, ठीक है, ध्यान रखिए। गोल्जी कॉय किसमें होते हैं? प्रोकैरियोटिक में कि यूकैरियोटिक में, क्या बताएंगे? यूकैरियोटिक में सर। यूकैरियोटिक में होता है। यूकैरियोटिक में, ठीक है। केंद्रक झिल्ली किसमें होता है? प्रोकैरियोटिक में होता है कि यूकैरियोटिक में होता है? यूकैरियोटिक में होता है। यूकैरियोटिक में। लाइसोसोम किसमें होता है? लाइसोसोम किसमें होता है, क्या बता? प्रोकैरियोटिक में कि यूकैरियोटिक यूकैरियोटिक में। में? पूर्ण रूप से यूकैरियोटिक। विकसित एवं दोहरे सूत्र के रूप में डीएनए किसमें होता है, क्या बताएंगे? तो प्रोकैरियोटिक में, यूकैरियोटिक में एकल सूत्र के रूप में होता है। यूकैरियोटिक में, ठीक है, यूकैरियोटिक में यूकैरियोटिक में होता है। अब यहाँ पे क्या था, देखिए सब इसमें अनुपस्थित है, जितना भी देखोगे इसमें सारे के सारे अनुपस्थित है, ठीक है, इसमें सबके सब उपस्थित है, ठीक है, ध्यान में रखना है। लगभग, ठीक है, लगभग तो वही है, हाँ। यहाँ पे और भी देख लेंगे, तो यहाँ पे हम लोग कहाँ पे केंद्रक झिल्ली के बाद में क्या केंद्रक झिल्ली भी अनुपस्थित होती है, प्रोकैरियोटिक में होता है। चलिए, यूकैरियोटिक में होता है, प्रोकैरियोटिक में उपस्थित नहीं होता है। लाइसोसोम होता है क्या प्रोकैरियोटिक में? प्रोकैरियोटिक में लाइसोसोम होता है? नहीं होता है, जबकि यूकैरियोटिक में उपस्थित होता है। डीएनए की बात करेंगे तो प्रोकैरियोटिक में कैसा होता है? एकल सूत्र के रूप में होता है। जी। इसमें और किसमें होता है? यूकैरियोटिक में दोहरी सा। ठीक है, पूर्ण विकसित एवं दोहरे सूत्र के रूप में होता है, ठीक है। कशाभिका की बात करें, केवल एक तंतु के होता है। इसमें कितने होता है कशाभिका? कुल 11 तंतु होते हैं। 11 केंद्रिका की तंतु बात होते हैं। करेंगे, प्रोकैरियोटिक में होता है केंद्रिका? नहीं होता है, जबकि यूकैरियोटिक में नहीं होता। केंद्रिका होता है। सेंट्रियोल की बात करेंगे, वो भी इसमें नहीं होता है, इसमें होता है। श्वसन इसमें कैसे होता है? इंपॉर्टेंट है, श्वसन प्रोकैरियोटिक में फिर कैसे होता है? तब प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा होता है, ठीक है। प्रोकैरियोटिक में श्वसन कैसे होता है?
प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा होता है, जबकि यूकैरियोटिक में शोषण कैसे होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा होता है। कैसे होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा। लिंग प्रजनन बात करेंगे, होता है क्या इसमें? लिंग प्रजनन पाया जाता है क्या? प्रोकैरियोटिक में नहीं पाया जाता है, ठीक है। यूकैरियोटिक में लिंग प्रजनन पाया जाता है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण की बात करेंगे तो थाइकेलाइड में होता है, इसमें किसमें होता है? क्लोरोप्लास्ट में होता है, ठीक है। कोशिका विभाजन किसमें होता है? ठीक है, इसमें प्रोकैरियोटिक में कोशिका विभाजन कैसा होता है? ठीक है, ध्यान रखें, अर्धसूत्री प्रकार का होता है। कैसा होता है? अर्धसूत्री प्रकार का प्रोकैरियोटिक में होता है, जबकि यूकैरियोटिक में कैसा होता है? अर्धसूत्री एवं या समसूत्री, दोनों हो सकता है, या तो अर्धसूत्री होगा या फिर समसूत्री होगा। तो ये एक तरह से खाका है प्रोकैरियोटिक भर से यूकैरियोटिक कोशिका में। क्या दिमाग में बन गया क्या? जहां से एग्जाम में प्रश्न भी आने की संभावना होती है, ठीक है। ये बन गया दिमाग में, ठीक है। कि एक बार और भी करवा दो। वो 70S वाला 80S वाला एक बार देखिए ना। प्रोकैरियोटिक में 70S प्रकार के राइबोसोम होते हैं, इसमें 80S के होते हैं, ठीक है। यही एग्जाम में कई बार पूछता है, ठीक है, समझ गए। ये पूछता है, केंद्रिका से प्रश्न पूछता है, प्रोकैरियोटिक में नहीं होता, इसमें होता है, ठीक है। उसके बारे में बता दे रहा हूँ, ठीक है। डीएनए से प्रश्न होता है, ठीक है। डीएनए होता है लेकिन एकल सूत्र में होता है, ऐसे पूर्ण विकसित में दोहरे सूत्र के रूप में होता है, ठीक है। डीएनए से पूछा है, केंद्रिका से पूछा है, राइबोसोम से पूछा है, 70S और रेटिकुलम। ध्यान में रखिएगा, इसमें रेटिकुलम अनुपस्थित होता है, उसमें होता है। माइटोकॉन्ड्रिया भी इसमें ध्यान में रखेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें, इसमें नहीं होता है, और यूकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया आपको देखने को मिलता है। यही प्रश्न पूछता है, विशेष नहीं पूछता है, ठीक है। आगे चले क्या कि इसको देखेंगे आप लोग? अरे देखेंगे कि आगे बढ़ जाए? आगे बढ़िए, आगे बढ़िए सर जी। ठीक, चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे चलेंगे तो क्या है, कोशिका के मुख्य भाग, जो ऊपर में जो चीज हम लोगों ने पढ़ा है, मुख्य भाग के कभी कभी, ठीक है, प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। उसको जरा देखेंगे तो देखेंगे कोशिका भित्ति, ठीक है, सेल वॉल। यह केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। यह सेलुलोज का बना होता है। किसका बना होता है? यह पादप कोशिका में पाया जाता है। किसका बना होता है? सेलुलोज का बना होता है, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। पादप कोशिका का बना होता है, सेलुलोज का होता है, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना है। एक मिनट, एक मिनट रुकिएगा। जीवाणु चलिए, तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। क्या होगा? कोशिका भित्ति की बात करेंगे, सेल वॉल, या केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। ये सेलुलोज का बना होता है। किसका बना होता है कोशिका भित्ति? ठीक है, सेलुलोज का बना होता है, ठीक है। ये कोशिका को निश्चित आकृति एवं आकार बनाए रखने में सहायक होता है। कोशिका को निश्चित आकृति एवं आकार कौन बनाए रखने में सहायक होता है? तो कोशिका भित्ति। कौन बना रहा है? कोशिका के निश्चित आकृति एवं आकार कौन प्रदान करता है? क्या बताएंगे? कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज का। ध्यान, यह केवल पादप में पाई जाती है, ठीक है। ध्यान रखें, यह केवल पादप में पाई जाती है। पादप में किसकी बनी? सेलुलोज की बनी होती है। क्या जंतु में कोशिका भित्ति पाया जाएगा? नहीं पाया जाएगा, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। जीवाणु का कोशिका भित्ति ध्यान में रखेंगे। जीवाणु में कोशिका भित्ति पाया जाता। जीवाणु में कोशिका भित्ति किसका बना होता है? प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट का। बिल्कुल, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। पेप्टिडोग्लेनक का बना होता है, ठीक है। दोनों तो पादप में किसका बना होता है? साउंड कम कर दीजिए। संगीत वगैरह का जो आनंद ले रहा है, या तो अभी इसी कट कर दीजिए या फिर माइक बंद कर दीजिए, ठीक है। दोनों दोनों काम अलग अलग समय में कीजिए, ठीक है। तो कोशिका भित्ति में सेलुलोज का, और अब जीवाणु में बात करेंगे किसमें बना होता है? पेप्टिडोग्लेनेक का, ठीक है। अब आता है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, कोशिका झिल्ली। ऐसा है कि आप क्या कीजिएगा भाई, तो अब जो है सो पढ़ना तो पड़ेगा ही, ठीक है। कोशिका झिल्ली की बात करेंगे। कोशिका के सभी अवयव एक पतली झिल्ली के द्वारा घिरे होते हैं, ठीक है। कोशिका झिल्ली की बात करेंगे तो कोशिका के सभी अवयव एक पतली झिल्ली के द्वारा घिरे रहते हैं। यह झिल्ली को कोशिका झिल्ली कहते हैं। इस झिल्ली को क्या बोलते हैं? तो इस झिल्ली को कोशिका झिल्ली कहते हैं। यह एक अर्धपरागम्य झिल्ली होती है। कैसी होती है कोशिका झिल्ली? कैसी होती है? सेमी पेरिनेल मेम्ब्रेन, मतलब अर्धपरागम्य झिल्ली होती है। इसका कार्य क्या होता है? तो इसका मुख्य कार्य कोशिका के अंदर जाने वाले एवं अंदर से बाहर आने वाले पदार्थों का निर्धारण करना होता है। कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? तो लिपिड्स की बनी होती है, ठीक है, लिपिड्स की, ठीक है। लिपिड्स भी एक तरह का देखेंगे तो प्रोटीन ही है, ठीक है।
ये लिपिड घटक फास्फोग्लिसराइड के बने होते हैं। बाद में जैव रासायनिक अनुसंधानों से यह स्पष्ट हो गया कि कोशिका झिल्ली में प्रोटीन एवं कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। तो प्रोटीन कोशिका झिल्ली में क्या पाया जाता है? प्रोटीन और क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन एवं प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। कोशिका झिल्ली का उन्नत नमूना, ठीक है, किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? सिंगर एवं निकोलसन के द्वारा, ठीक है, बिल्कुल, सिंगर एवं 1972। निकोलसन ने 1972 में, ठीक है, कोशिका झिल्ली का उन्नत नमूना प्रस्तुत किया। अब बात करेंगे तरल किमीर। तरल किमीर नमूना के रूप में स्वीकार किया गया। इसके अनुसार लिपिड के अर्धतरलीय प्रकृति के कारण द्विसतह के भीतर प्रोटीन पार्श्विक गति करता है, ठीक है, ध्यान में रखिए। तो आपको ध्यान में रखिएगा कोशिका झिल्ली में क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन और कार्बोहाइड्रेट है, फिर प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट? प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। कोशिका झिल्ली नाइट्रोजन की बनी होती है या फिर लिपिड्स की बनी होती है? किसकी बनी होती है? लिपिड की होती है। कोशिका झिल्ली परागम में होती है कि अर्धपरागम में होती है? कैसी होती है? अर्धपरागम में। अर्धपरागम में होती है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। पेप्टियोगल्केन से किसकी कोशिका भित्ति बनी होती है? उसका भित्ति की। कोशिका भित्ति से किसकी बनी होती है? उसका पादप का। बहुत सुंदर, वेरी गुड, ठीक है। अब आते हैं तारकाय। तारकाय को अंग्रेजी में सेंट्रोसोम कहते हैं, ठीक है। इसकी खोज किसने की थी? सेंट्रोसोम की खोज किसने की थी? बावेरी ने की थी। बोवेरी ने की थी। या केवल जंतु कोशिका में पाया जाता? तारकाय किसमें पाया जाता? पादप कोशिका में या फिर जंतु कोशिका में? जंतु कोशिका में। जंतु कोशिका में पाया जाता। तारकाय के अंदर का दो कण एक जैसी रचना होती है जिसे क्या बोलते हैं? सेंट्रियोल कहते हैं। सेंट्रियोल, ठीक है, समसूत्री विभाजन का यह ध्रुव का निर्माण करती है। अब आते अंतःप्रदयी जालिका, जिसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। क्या बोलते हैं? अंतःद्रवयी जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। क्या होता है ये? ध्यान रखेंगे, यूकैरियोटिक, ठीक है। ये क्या होता है? यूकैरियोटिक कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में चपटे आपस में जुड़े थैली युक्त छोटी नलिकावत जालिका तंत्र बिखरा रहता है, जिसे अंतःप्रदयी जालिका कहते हैं, ठीक है। प्राय राइबोसोम अंतःप्रदयी जालिका के बाहरी सतह पे चिपके होते हैं। बात करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाहरी सतह पे कौन चिपका होता है? तो क्या बताएंगे? क्या चिपका होता है? ठीक है, ध्यान में रखेंगे कौन होता है? तो ध्यान में रखेंगे राइबोसोम। क्या होता है? राइबोसोम। और प्रोटोक्रियोटिक में किस प्रकार का राइबोसोम बताए थे हम लोगों ने? पढ़ा था प्रोक्रियोटिक में 70 प्रकार। ठीक है। यूकैरियोटिक में कौन सा था? यूकैरियोटिक में 80S का था। बहुत सुंदर, वेरी गुड, ठीक है। जिस अंतःप्रदयी जालिका के सतह पे ये राइबोसोम मिलते हैं उसे क्या बोलते हैं? खुरदरी। जिसपे सतह पे राइबोसोम मिलेगा कौन सा होगा? खुरदरी, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है, खुरदरी होगा। राइबोसोम के अनुपस्थिति पर, ठीक है, अंतःप्रदयी जालिका कैसी लगती है? चिकनी होती है। जहां पर राइबोसोम उपस्थिति वो कौन सा? तो खुरदरी अंतःद्रवी जालिका। और जहां पर राइबोसोम उपस्थित नहीं उसको कौन सा जालिका? चिकनी, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये किस काम में ये लोग पार्टिसिपेट करते हैं? मुख्यतः ध्यान में, जो कोशिकाओं के प्रोटीन संश्लेषण एवं स्रवण में सक्रिय होते हैं। उनमें खुरदरी अंतःप्रदयी जालिका बहुताय में मिलती है, ठीक है। बहुताय में क्या मिलेगा? खुरदरी वाली। और चिकनी अंतःप्रदयी जालिका प्राणियों में क्या चीज के संश्लेषण में काम करता है? लिपिड संश्लेषण में। लिपिड के संश्लेषण के मुख्य स्थल होते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है, ध्यान में। प्रोटीन संश्लेषण में चिकनी, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। सॉरी, चिकनी जो होता है मतलब लिपिड्स, ठीक है, वही प्रोटीन या लिपिड्स कह लीजिए। लिपिड की भौती, ठीक है, एस्ट्रियाइडल हार्मोन चिकने अंतःप्रदयी जालिका में होती है, ठीक है। तो एस्ट्राइडल हार्मोन किसमें होता है? किस जालिका में? ठीक है, किसमें होता है बताइए? चिकने में होता है। क्या होता है? चिकने में होता है, ठीक है। और चिकने होने का रीजन क्या है? किनकी अनुपस्थिति की वजह से चिकना होता है? राइबोसोम की अनुपस्थिति। जहाँ पे मिलेगा वो कौन सा होगा? खुरदरी होगा ना। राइबोसोम जहाँ खुरदरी मिलेगा वहाँ खुरदरी होगा और जहाँ नहीं होगा वहाँ चिकनी होगा। तो अनुपस्थिति का मतलब क्या होता है? नहीं होना। नहीं। ठीक है, तो पूछे थे हम भी, यस सर। ठीक है। ईआर का बात करेंगे। ईआर का मुख्य कार्य क्या होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है इसका मुख्य कार्य? बसाव एवं प्रोटीन का संचरण करना। क्या होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मुख्य कार्य की बात करें, उन सभी बसाव एवं प्रोटीन का संचरण करना होता है जो विभिन्न कोशिकाओं, विभिन्न झिल्लियों जैसे कोशिका झिल्ली, केंद्रक झिल्ली आदि का निर्माण करते हैं, ठीक है। सामान्यतः इसके द्वारा कोशिका द्रव और केंद्र में विभिन्न भागों में पदार्थों का संचरण भी किया जाता है, ठीक है। अब आते हैं राइबोसोम। राइबोसोम को लेकर एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है। अब देखें राइबोसोम का, ठीक है,
सर्वप्रथम किस व्यक्ति ने 1953 में पादप कोशिकाओं में पाया? ठीक है, किसने देखा पादप में? किसने? रॉबिन्सन एवं ब्राउन ने। ठीक है, रॉबिन्सन एवं ब्राउन ने 1953 में पादप कोशिकाओं में, और G.A. पैलेट ने 1953 में किसमें देखा? जंतु कोशिका में। तो यहाँ पे 2-3 प्रश्न बनकर आया। ठीक है, पादप कोशिका में रॉबिन्सन में ब्राउन ने देखा, आरबी ने। ठीक है, अब बात करेंगे जंतु कोशिका में किसने देखा? जंतु कोशिका में पैलेट ने देखा, लेकिन इसका नामकरण किसने किया? नामकरण किसने किया? बिल्कुल ध्यान में रखें, रॉबर्ट ने किया, रॉबर्ट। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, आरएनए। ठीक है, आरएनए। ठीक है, ध्यान में, आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? एग्जाम में पूछता है। राइबो न्यूक्लिक एसिड। इसी में एम लगा देंगे तो 69 बीपीएससी में पूछ दिया था। एम लगा के एम लगाएंगे तो एम का मतलब क्या हुआ? मैसेंजर। एम का मतलब क्या हुआ? मैसेंजर। बिल्कुल 69 बीपीएससी में पूछा गया। एमआरएनए का फुल फॉर्म बताइए। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आप चलेंगे इसमें एम लगा देंगे तो मैसेंजर हो जाएगा। नामक अम्ल एवं प्रोटीन की बनी होती है। बात का आरएनए किसकी बनी होती है तो क्या बताएंगे? अम्ल और प्रोटीन की। ये बिल्कुल अम्ल एवं प्रोटीन की बनी होती है। यह प्रोटीन संश्लेषण के लिए उपयुक्त स्थान प्रदान करती है। प्रोटीन संश्लेषण की जिम्मेवारी किसकी होती है? आरएनए। बिल्कुल ठीक है, ध्यान रखेंगे। अर्थात ये प्रोटीन का उत्पादन स्थल है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, राइबोसोम किसका उत्पादन स्थल है? प्रोटीन का। बिल्कुल, इसलिए प्रोटीन का फैक्ट्री किसे कहते हैं? राइबोसोम को। क्यों कहते हैं? ठीक है, राइबोसोम केवल कोशिका द्रव में नहीं बल्कि हरित लवक, सूत्रकणिका एवं खुरदरी अंतःप्रदिक जालिका में भी मिलते हैं। ठीक है, चिकनी वाला में मिलेगा क्या राइबोसोम? नहीं सर, नहीं मिलेगा, इसलिए तो चिकनी है। ठीक है, और यहाँ पे 2 तरह का एस का मतलब कौन सा? स्टेट वर्गस इकाई होता है। तो 70S किसमें मिल रहा था? प्रोकैरियोटिक में। 80S कहाँ पे मिलेगा? यूकेरियोटिक में। एस का मतलब क्या हुआ? एस का मतलब क्या हुआ? स्वेट वर्गस। ठीक है, ध्यान रखेंगे। हाँ, ये अपसादन गुणांक को प्रदर्शित करता है। ये अप्रोच रूप से आकार एवं घनत्व को भी, मतलब इनडायरेक्ट रूप से किसको निर्देशित करता है? तो आकार एवं, ठीक है, घनत्व को भी निर्देशित करता है। ये भी आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। स्तनी के लाल रुधिर कण में राइबोसोम एवं अंतःप्रदयी जालिका नहीं पाया जाता है। ध्यान में रखेंगे, क्या नहीं पाया जाता है? राइबोसोम अंतर्द्रव्य जालिका। अरे पासपोर्ट में बता दूंगा। पासपोर्ट जो है ना, उसका ज्वाइंट बीपीएससी रेजुलेशन है। ठीक है, ऐसे ही लगा दिए थे, देखे थे क्या होता है। प्रयोग करके देख रहे थे, फिर हमको लगा से अगर हम ये प्रयोग करते हैं ना तो हम ये लिख रहे हैं ना, तो हम खुद ही नहीं लिख पाएंगे, तो फिर हम उस प्रयोग को हटा दिए। ठीक है, गलत प्रयोग था। लाल रुधिर कण द्वारा लाल रुधिर कण के द्वारा क्या चीज का संश्लेषण नहीं होता? ठीक है, तो प्रोटीन संश्लेषण नहीं होता। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब आते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की तो क्या बताएंगे? बिल्कुल, किसने की तो ध्यान रखें, अल्टमैन ने की। किसने की तो ध्यान रखें, अल्टमैन ने की। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की बात करेंगे, अल्टमैन ने की। कब की अल्टमैन ने तो क्या बताएंगे? 1886 में। बिल्कुल 1886 में किया। ठीक है, ध्यान रखेंगे, 1886 में किया अल्टमैन ने। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब बात करेंगे नाम माइटोकॉन्ड्रिया किसने दिया इसको? बेचारा खोजा अल्टमैन ने, लेकिन नामकरण किया बेंडा ने। ठीक है, कोशिका का श्वसन स्थल किसे कहते हो तो क्या बताएंगे? कोशिका का श्वसन स्थल माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। ठीक है, ध्यान में। क्या कोशिका में इसकी संख्या निश्चित होती है माइटोकॉन्ड्रिया की? क्या बताएंगे? नहीं होती है। ठीक है, ऊर्जा मुक्त होता है। कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, इसीलिए इसमें क्या होता है? बहुत भारी मात्रा में क्या होता है? ठीक है, ऊर्जा उत्पन्न होता है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या चीज का शक्ति ग्रह, पावर हाउस ऑफ किसका कहते हैं? सेल का, या फिर मतलब बैक्टीरिया का पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। कोशिका का शक्ति केंद्र कहते हैं। ठीक है, ऊपर में हम लोगों ने क्या पढ़ा? प्रोटीन का फैक्ट्री किसे पढ़ा था? किसे पढ़ा था? प्रोटीन। बिल्कुल, राइबोसोम को पढ़ा था। लेकिन यहाँ पे कोशिका का शक्ति ग्रह कौन हो जाएगा तो क्या बताएंगे? बिल्कुल, माइटोकॉन्ड्रिया इज द राइट आंसर। माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक झिल्ली में, ठीक है, एटीपी संश्लेषणकारी रासायनिक अभिक्रियाएं होती है। किसे? आंतरिक झिल्ली में। इसे कोशिका का इंजन भी कहते हैं। तो कोशिका के इंजन की बात करेंगे तो कौन हो जाएगा? एटीपी हो जाएगा। ठीक है, नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया जो शक्ति गृह है एटीपी। ठीक है, इसे यूकेरियोटिक कोशिकाओं के भीतर उसका इंजन एटीपी को कहते हैं। एटीपी उसका इंजन हो जाएगा। ठीक है, इसे यूकेरियोटिक कोशिकाओं के भीतर प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं माना जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अधात्री में एकल वृत्ताकार डीएनए
डीएनए, अणु एवं कुछ आरएनए, राइबोसोम जिसमें 70S तथा प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक घटक मिलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया किसके द्वारा विखंडन होती है, तो क्या बताएंगे? विखंडन सॉरी, माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा होता माइटोकॉन्ड्रिया है। विखंडन के द्वारा विभाजित होता है। हमको पूछना चाहिए माइटोकॉन्ड्रिया किसके द्वारा विभाजित होता है? विखंडन के द्वारा। विखंडन का मतलब ही विभाजन करना होता है, ठीक है। इस पर एस का मतलब, यहाँ पे एस का मतलब क्या बताए थे? एज के मतलब स्वेट गिवर्स, स्वेट गिवर्स, ठीक है, क्या बोल रहे थे? ये ना पीडीएफ का जो शेयर किए हैं, क्या चाहिए पीडीएफ का? दे देता हूँ क्लास के बाद। पासवर्ड ग्रुप में डाला हुआ है, ठीक है। बीपीएससी ग्रेजुएशन का अपडेट्स वाला ग्रुप है ना, उसमें डाला हुआ है, उसमें ज्वाइन कर लीजिए। इस ग्रुप में ही सारा पीडीएफ जाता है, इसको ज्वाइन कर लीजिए। देखिए ग्रुप का लिंक गया, उसको ज्वाइन कर लीजिए, सब उसी में, ठीक है। चलिए समझ गए। डीएनए के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया में हरित लवक में डीएनए केंद्रक के अलावा और कहाँ पाया जाता है? डीएनए केंद्रक के अलावा, केंद्रक में तो डीएनए होता है, उसके बाद कहाँ पाया जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया में, हरित लवक में, ठीक है। ग्रुप का जो लिंक दिया ना, वहाँ पे होगा पासवर्ड। पूछा था दरोगा में सर माइट्रो। हाँ सब पूछेगा, सब पूछेगा, इसीलिए तो सोच रहे करवा देता हूँ। मजा आ रहा है ना? हाँ सर। बोरिंग लगा तो बोलेगा बंद कर देंगे, ठीक है। मुझे भी भूख लग गई है। गोल्जी काय की बात करेंगे, इसकी खोज किसने की थी? किसने की थी? कैमिली गोल्जी ने की। कैमिली गोल्जी साहब ने गोल्जी काय की खोज की। साहब कहाँ से थे ये? इटली से थे, ठीक है। ध्यान रखे कहाँ से थे? इटली से थे, ठीक है। ध्यान रखना है। तो गोल्जी काय की खोज कैमिलो गोल्जी ने की। इन्हीं के नाम पे इसका गोल्जी काय के नाम इन्हीं के नाम पे पड़ा। यह सूक्ष्म नलिकाओं, समूह एवं थैलियों का बना होता है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स में कोशिका किसके द्वारा संश्लेषित होता है? ठीक है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स में कोशिका के द्वारा संश्लेषित प्रोटीन एवं क्या होता है? अन्य पदार्थ, ठीक है, प्रोटीन एवं अन्य पदार्थ होता है, ध्यान में रखेंगे। तो ध्यान में, प्रोटीन एवं अन्य पदार्थ की पुटिकाओं के रूप में पैकिंग की जाती है। ये पुटिकाएं की बात करेंगे, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ई पुटिकाएं की बात करेंगे तो गंतव्य स्थान पर उस पदार्थ को पहुंचा देती है। यदि कोई पदार्थ कोशिका से बाहर प्रभावित होता है, तो स्रावित होता है, तो उस पदार्थ वाली पुटिकाएं उसे कोशिका झिल्ली के माध्यम से बाहर निकलवा देती है। इस प्रकार गोल्जी काय किस प्रकार की काम करती है? यातायात प्रबंधक का भी काम करती है। कैसे करती है? कोशिका का यातायात प्रबंधन का काम गोल्जी काय को होता है। क्यों होता है? अन्य पदार्थों की पुटिकाओं के रूप में पैकिंग की जाती है। पुटिका गंतव्य स्थान पर उस पदार्थ को पहुंचा देती है। यदि कोई पदार्थ कोशिका से बाहर स्रावित होने लगे, तो उस पदार्थ वाली पुटिका उसे कोशिका झिल्ली के माध्यम से बाहर निकलवा देती है। इस प्रकार गोल्जी काय को कोशिका का मतलब क्या? ट्रैफिंग का काम करती है। इसीलिए कोशिका को मतलब कोशिका का यातायात प्रबंधक किसे कहा जाता है? कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधन गोल्जी काय को कहते हैं, ठीक है। ये कोशिका भित्ति, ये कोशिका भित्ति एवं लाइसोसोम का निर्माण भी करते हैं। ये कोशिका भित्ति एवं लाइसोसोम का निर्माण भी करते हैं। गोल्जी कॉम्प्लेक्स में साधारण शर्करा से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण भी होता है, जो राइबोसोम में निर्मित प्रोटीन से मिलकर क्या बना देता है? राइबोसोम में प्रोटीन से मिलकर क्या बनाते हैं? ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन बनाते हैं। गोल्जी का राइबोसोम में प्रोटीन से मिलकर ग्लाइकोप्रोटीन बना देगा। गोल्जी काय डैश का भी निर्माण करती है, तो ग्लाइकोलिपिड का भी निर्माण करती है, ठीक है। अब आते हैं लाइसोसोम। लाइसोसोम की खोज किसने की थी? पता है आप लोगों को? बता ही देंगे। बताइए किसने की थी? तो डी डुबे ने की थी। किसने की थी लाइसोसोम की खोज? बहुत सुंदर। तो लाइसोसोम की खोज की बात है, डी डुबे ने की थी। इसकी आकृति कैसी होती है? रचना कैसी होती है? सूक्ष्म होता है, गोल होता है, इकहरी झिल्ली से घिरी थैली जैसी रचना इसकी होती है। कैसा होता है? गोल होता है कि लंबा होता है? क्या बताएंगे? गोल, छोटा और इकहरी झिल्ली से घिरा हुआ। किस प्रकार के झिल्ली से? तो इकहरी झिल्ली से क्या होता है? घिरा होता है, ठीक है। लाइसोसोम, ठीक है। ध्यान, इसका निर्माण कैसे होता है? इसका निर्माण सबवेस्टन विधि द्वारा कहाँ पे होता है? लाइसोसोम का निर्माण कहाँ पे होता है? गोल्जी काय में सर। बिल्कुल, कहाँ पे होता है? ध्यान में रखें, गोल्जी काय में होता है लाइसोसोम का निर्माण, ठीक है। लाइसोसोम में सभी प्रकार की जल अपघटीय एंजाइम होता है, जैसे हाइड्रोलेजेज, लाइपेसेज, ठीक है, प्रोटोएसेज एवं क्या लिखा हुआ? कार्बोडाइड्रेजेज। ये कहाँ पे पाया जाएगा? सब ज वाला कहाँ पे पाया जाएगा? सबके सब लाइसोसोम में, ठीक है। मिलते जो अम्लीय परिस्थितियों में सर्वाधिक सक्रिय होते, ये एंजाइम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लियक अम्ल आदि के पाचन में भी सक्षम होता है। इसीलिए लाइसोसोम को क्या बोला जाता है? आत्महत्या की क्या बोलते हैं? थैली बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे।
नोट, स्तनधारियों में लाल रक्त कणिकाओं में लाइसोसोम नहीं पाया जाता। ठीक है, स्तनधारियों के लाल रक्त कणिकाओं में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। लाल रक्त कणिका, आरबीसी, रेड ब्लड सेल। ठीक है, ध्यान रखिए। अब आते हैं लवक। लवक का मतलब क्या? प्लास्टिड। ठीक है, किसमें पाया जाएगा भाई? लवक की बात हो रहा है तो जाहिर सी बात है किसमें पाया जाएगा? केवल के केवल पादप में ही पाया जाएगा, एनिमल्स में तो नहीं पाया जाएगा। एनिमल्स में क्यों नहीं पाया जाएगा? एनिमल्स लवक नहीं पाने की वजह से एनिमल्स क्या? परपोषी है। क्या है? परपोषी। जिसमें लवक पाया जाएगा वो क्या होगा? स्वपोषी होगा, अपना भोजन खुद बना सकता है। ठीक है, तीन प्रकार के लवक होते हैं। एक होता है हरित लवक जिनको हम लोग बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट, एक होता है अवर्णी लवक होता है जिसको बोलते हैं ल्यूकोप्लास्ट, एक होता है वर्णी लवक होता है जो कि होता है क्लोरोप्लास्ट। एग्जाम में प्रश्न खूब पूछा है, क्लोरोप्लास्ट चर्चा है, सबको पता है। ठीक है, लेकिन कभी कभी क्रोमोप्लास्ट से प्रश्न पूछते हैं। ठीक है, क्या निर्धारण करता है? तो क्लोरोप्लास्ट का रंग कैसा होता है, क्या बताएंगे? हरा होता है। हरा होने का कारण क्या है? क्योंकि इसके अंदर एक विशेष प्रकार के हरे रंग का पदार्थ होता है, पर्णहरित होता है, जिसको हम लोग बोलचाल की भाषा में क्लोरोफिल कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? क्लोरोफिल कहते हैं। ये क्लोरोफिल की सहायता से या फिर तो करता है। बिल्कुल आ ही रहे उस पर। ठीक है, ध्यान रखें। इसी की सहायता से पौधा प्रकाश संश्लेषण करता है और प्रकाश संश्लेषण करके क्या बनाता है? भोजन बनाता है। इसीलिए हरित लवक को पादप का क्या बोलते हैं? रसोई घर बोलते हैं, किचन हाउस कहते हैं, या फिर सीधे किचन कहते हैं। ठीक है, अगर पूछेगा पादप कोशिका का रसोई घर कौन है तो ध्यान में रखिएगा क्लोरोप्लास्ट है, हरित लवक है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसमें राइबोसोम पाया जाता है, बिल्कुल पाया जाता है, राइबोसोम पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट में डीएनए और आरएनए दोनों की उपस्थिति होती है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। डीएनए भी होता है और आरएनए भी होता है। ठीक है, उन्हें स्व प्रतिकृति के लिए योग्य बनाती है। क्लोरोफिल कभी कभी पूछता है, बताइए क्लोरोफिल में क्या होता है? तो क्लोरोफिल मैग्नीशियम पाए जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखें। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम एवं क्लोरोप्लास्ट में मैग्नीज। ठीक है, पूछा जाता है क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है, क्या बताएंगे? मैग्नीशियम। ध्यान में रखेंगे। ठीक है, ध्यान रखें। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है एवं क्लोरोप्लास्ट में मैग्नीज, लोहा, Cu पाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न अगर पूछेगा, बताइए क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम पाया जाता है। अगर पूछेंगे मैग्नीज किस में पाया जाता है, मैंगनीज किस में पाया जाता है, तो क्या बताए? क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। लोहा किस में पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। Cu, तांबा भी। ठीक है, ये क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है तो ध्यान में, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम। पत्तियों का रंग पीला, उसमें कैरोटीन के निर्माण होने के कारण होता है पत्तियों के रंग में पीला। पीलापन किसके वजह से होता है? कैरोटीन की वजह से होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, बहुत सुंदर। अब आते हैं ल्यूकोप्लास्ट, अवर्णी लवक। क्या काम होता है? ये रंगहीन होते हैं। क्या होते हैं? रंगहीन होते हैं, कलर नहीं होता है। ये पौधे के उन भागों के कोशिकाओं में पाया जाता है जो सूर्य की प्रकाश से वंचित रह जाता है। कौन सा सूर्य के प्रकाश से वंचित रहेगा? जो पौधा का नीचा का भाग हो, जैसे भूमिगत जड़ हो गया, तना हो गया। ये भोज्य पदार्थ का संग्रहण करने वाला लगा। अगर पूछेगा भोज्य पदार्थ का संग्रहण कहाँ होगा तो क्या बताएंगे? तो ल्यूकोप्लास्ट में होगा। कहाँ पे होगा? ल्यूकोप्लास्ट में होगा। ठीक है, ये कलरहीन क्यों हो जाता है, रंगहीन क्यों हो जाता है? क्योंकि सूर्य की प्रकाश से मतलब क्या हो जाता है? वंचित हो जाता है। सूर्य का लाइट कहाँ पे नहीं पड़ेगा? तो भूमिगत जड़ वगैरह में नहीं पड़ेगा। ठीक है, बात करेंगे तो ये क्या होता है? पौधे का इसका भी लेकिन काम है, इंपोर्टेंट काम है। क्या करता है? तो ये मतलब भोज्य पदार्थों का संग्रहण करता है। ठीक है, ध्यान रखिए। इसमें मतलब क्या होता है? तो इसमें मंड, स्टार्च, वसा और प्रोटीन कणिकाओं का संग्रह होता है। अब आते हैं वर्णी लवक। वर्णी लवक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्लोरोप्लास्ट इसको कहते हैं। क्रोमोप्लास्ट क्या होता है? क्रोमोप्लास्ट ये रंगीन लवक होती है, प्राय लाल, पीले, नारंगी रंग के होते हैं। पौधे के रंगीन भाग जैसे पुष्प, फल, भित्ति, बीज आदि का निर्माण कर रहा है। पौधा में फूल एक ही जैसा होता है, ये विभिन्न पौधा में विभिन्न रंग का होता है। कैसा होता है? विभिन्न पौधा में विभिन्न रंग का होता है। ठीक है, बात करेंगे विभिन्न पौधा में विभिन्न रंग का रंग होता है। क्या फल का रंग एक होता है या फिर आम का अलग होता है? ठीक है, संतरा का अलग होता है कि एक ही जैसा होता है? सब में अलग अलग होता है। इसका निर्धारण कौन करेगा? इसका निर्धारण कौन करेगा? इसका निर्धारण क्रोमोप्लास्ट करेगा। ठीक है, बिल्कुल। ठीक है, ध्यान में, कौन करेगा? पत्ती का रंग हरा होता है, इसका निर्धारण कौन करेगा? क्या बताएंगे? इसका क्लोरोप्लास्ट करेगा। ठीक है, भोजन पदार्थ की उपस्थिति कहाँ पे होती है? भोज्य पदार्थ की उपस्थिति कहाँ पे होती है? क्या बताएंगे? ल्यूकोप्लास्ट में होता है। कहाँ पे होता है? ल्यूकोप्लास्ट में होता है। वर्णी लवक के अन्य उदाहरण, टमाटर का रंग लाल होने का क्या कारण है? लाइकोपेन। गाजर का रंग की बात करें किसकी वजह से होता है? गाजर का रंग चुकंदर में क्या पाया जाता है? चुकंदर में क्या पाया जाता है? विटामिन पाया जाता है। ये भी एग्जाम में सीधा सीधा पूछ लिया गया। कैरोटीन कहाँ होता है बताओ, लाइकोपिन कहाँ पे होता है बताओ, विटामिन कहाँ पे होता है? ठीक है, ध्यान में रखना है इनको। आलू वाला फूल दिया था सर। आलू में? आलू का हरा रंग। आलू का हरा रंग नहीं, आलू का हरा होता है क्या आलू?
आलू हाँ, की होता पत्ती है का तो। हरा रंग ना होता सर, उसका कोई एक्सट्रैक्शन में हाँ होता है सर, वो तो कभी कभी सिंपल होता सी है। बात है। तो क्रोमोप्लास्ट मारिए, पत्ता का रंग तो इसी की वजह से होता है ना, क्लोरोप्लास्ट की वजह से ना। शाइनो नहीं ऐसे कुछ था। देख लीजिएगा क्या रहा होगा, ठीक है। आप देखेंगे वनस्पति को पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाने वाला वर्णों को क्या बोलते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। फाइकोसाइनिन। फाइकोसाइनिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? फाइकोसाइनिन बोलते हैं। कौन सा साइनिन? तो फाइकोसाइनिन बोलते हैं। आप जानिए सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणें, अल्ट्रा वायलेट रेज, ठीक है ना। हमें कौन बचाती है इनसे? तो हम सब्जी जहां पे बिक रहा है माइक बंद कीजिए, ठीक है। हमें कौन बचाता है? तो हमें बचाने के लिए कौन है? ओजोन लेयर है। उसी तरह वनस्पति का भी अपनी उपस्थिति है। क्या वनस्पति में? वनस्पति में क्या पाया जाता है? फाइकोसाइनिन पाया जाता है। अब आते वैक्यूल्स, ठीक है, रसधानी। क्या काम होता है इसका? ये कोशिका की निर्जीव रचना है। कैसी रचना है? रसधानी की बात करें, कोशिका की कैसी रचना है? निर्जीव रचना है, ठीक है। हमारे बॉडी में भी निर्जीव रचना, बाल हो गया, नाखून हो गया, ये सब हमारे बॉडी की क्या है? निर्जीव रचना है। उसी तरह से बात करें रसधानी की, बात करें क्या है? ये भी एक निर्जीव रचना है। इसमें तरल पदार्थ भरी रहती है। जंतु कोशिकाओं या अनेक एवं बहुत छोटी होती है, परंतु पादप कोशिकाओं में कोशिका का 90% स्थान जो है रसधानी मतलब क्या करता है? घेरता है। जंतु कोशिका में भी होता है लेकिन छोटा होता है। रसधानी एकल झिल्ली से आवृत होती है, जिसे टोनोप्लास्ट कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट कहाँ पाया जाता है? रसधानी में पाया जाता है। अमीबा में संकुचनशील रसधानी उत्सर्जन के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। अगर पूछेगा संकुचनशील, ठीक है, ध्यान रखिएगा, संकुचनशील रसधानी किसके उत्सर्जन के लिए जरूरी है? तो क्या बताएंगे? क्या बताएंगे? अमीबा। क्या बताएंगे? अमीबा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब आते केंद्रक, आते न्यूक्लियस, ठीक है। केंद्रक की बात करें, केंद्रक की खोज किसने की थी? तो क्या बताएंगे? केंद्रक की खोज किसने की? बिल्कुल ध्यान में रखना है। केंद्रक की खोज की बात करेंगे, रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की। ये कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है। ये कोशिका के प्रबंधक के समान काम करता है, ठीक है। तो कोशिका के प्रबंधक में सहायता कौन करता है? तो केंद्रक करता है, ठीक है। केंद्रक द्रव में धागे नुमा पदार्थ जाल के रूप में दिखाई पड़ता है। इसे क्या बोलते हैं? तो इसको क्रोमेटिन बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? क्रोमेटिन बोलते हैं। क्रोमेटिन। आप चलेंगे क्रोमेटिन की बात करें, क्रोमेटिन का नाम किसने दिया? तो क्या बताएंगे? फ्लेमिंग ने दिया। किसने दिया क्रोमेटिन का? फ्लेमिंग ने दिया। किसके बने होते हैं? तो ध्यान, ये प्रोटीन हिस्टोन एवं डीएनए। डीएनए का बना होता है। डीएनए का फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। बिल्कुल ठीक है। कोशिका विभाजन के लिए समय क्रोमेटिन सिकुड़ कर अनेक छोटे छोटे धागों के रूप में संगठित हो जाता है। इन धागों को क्या बोलते हैं? गुणसूत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गुणसूत्र बोलते हैं, या फिर क्रोमोसोम कहते हैं, ठीक है। इसको आपको ध्यान रखेंगे। प्रत्येक जातीय एवं जीवधारू की सभी कोशिकाओं के केंद्रक में क्या संख्या निश्चित होती है? किसकी संख्या निश्चित होती है? क्या बताएंगे? बिल्कुल, क्रोमोजोम की संख्या क्या होती है? निश्चित होती है। मनुष्य में बात करेंगे, कितनी जोड़ी क्रोमोजोम पाई जाएगी? क्या बताएंगे? 23। मनुष्य किसका समकालीन है? चिंपांजी का या फिर बंदर का समकालीन है? चिंपांजी का समकालीन है। गोरिल्ला, गोरिल्ला जिसको बोलते हैं। इसमें मनुष्य मात्र एक जोड़ी इसमें ज्यादा पाया जाता है, ठीक है। और ध्यान रखिए, बंदर में कितना जोड़ी पाया जाता है? तो बंदर में 21 जोड़ी, ठीक है। चिंपांजी में 24 जोड़ी, ठीक है। मानव में कितनी जोड़ी पाई जाती है? तो मानव में 23 जोड़ी पाई जाती है, ठीक है। प्रत्येक गुणसूत्र में जेली के समान एक गाढ़ा समान होता है। उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं उसको? ध्यान रखें, उसे क्या बोलते हैं? उसको मैट्रिक्स कहा जाता है। क्या बोला जाता है? उसको मैट्रिक्स कहा जाता है। प्रत्येक गुणसूत्र में जेली के समान एक गाढ़ा भाग होता है, उसे क्या बोलते हैं? तो उसको मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। मैट्रिक्स में दो परस्पर लिपटे महीन एवं द्विकुंडल सूत्र दिखाई बोलते हैं, जिसे क्या बोलते हैं? क्रोमोनिमाता कहते हैं। क्या बोलते हैं? बिल्कुल, मैट्रिक्स में दो परस्पर लिपटे महीन एवं कुंडलित सूत्र दिखाई पड़ते, इसे क्या बोले? क्रोमोनिमाता कहते हैं। प्रत्येक क्रोमोनिमाता एक अर्धसूत्री, ठीक है। प्रत्येक क्रोमोनिमाता एक अर्ध गुणसूत्र कहलाता है। इस प्रकार प्रत्येक गुणसूत्र में दो क्रोमेटिड का बना होता है, ठीक है। दोनों क्रोमेटिड एक निश्चित स्थान पर एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, जिसे क्या बोलते हैं? दोनों क्रोमेटिड जो होता है एक दूसरे से एक स्थान पर जाके जुड़ जाए, उसको सेंट्रोमियर कहते हैं। गुणसूत्र में क्या होता है? गुणसूत्र में बहुत से जीन मतलब क्या होता है? स्थित होते हैं, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक लक्षणों को क्या करते हैं? हस्तांतरित करते हैं और हमारे अनुवांशिक गुणों के लिए उत्तरदायी होते हैं। चूंकि ये जिन गुणसूत्रों पर स्थित होते हैं एवं गुणसूत्रों के माध्यम से पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते हैं, इसलिए गुणसूत्रों को क्या बोलते हैं? किसका वाहक कहा जाता है? वंशागति का वाहक कहा जाता है। क्रोमेटिन के अलावा केंद्रक में एक सघन घोल रचनाएं दिखाई पड़ती है, उसको क्या बोलते हैं? उसको केंद्रिका कहते हैं। किसे बोलते हैं? क्या बोलते हैं? केंद्रिका के बोलते हैं। केंद्रिका में क्या होता है? इसमें राइबोसोम होता है। क्या होता है? राइबोसोम के लिए आरएनए का संश्लेषण होता है, ठीक है।
तो केंद्रिका में, ठीक है, केंद्रिका कहते हैं, इसमें राइबोसोम के लिए आरएनए का क्या होता है, संश्लेषण होता है, ठीक है। तो गुणसूत्रों का वंशागत का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ द इनहेरिटेंस किसने दिया, तो क्या बताएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस किसने दिया, सूटन एवं बाबेरी ने दिया, ठीक है। अब आते हैं डीएनए एवं आरएनए, ठीक है। डीएनए की अधिकांश मात्रा किसमें होती है, क्या बताएंगे, केंद्रक में होती है, जबकि कुछ मात्रा माइटोकॉन्ड्रिया तथा हरित लवक में भी होती है। डीएनए, ठीक है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड होते हैं, ठीक है। आप देखेंगे डीएनए की बात करेंगे तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड, डीएनए की बात करें इसमें क्या फॉस्फेट होता है, क्योंकि न्यूक्लियोसाइड होता है। न्यूक्लियोसाइड इसमें किस पे डिवाइड होता है, शुगर और मतलब क्या होता है, क्षार में होता है, ठीक है। आप ध्यान में रखेंगे, डीएनए में बात करेंगे बेस, डीएनए में उपस्थित कितने प्रकार के क्षार होते हैं, तो क्या बताएंगे, 4 प्रकार। 4 प्रकार के होते हैं। चारों प्रकार का नाम आप लोग को पता होना चाहिए, सब में नील लगा हुआ, लगा दीजिए। क्या ना, एडेनिन जिसको ए बोलते हैं, गुआनिन जिसको जी बोलते हैं, थाइमिन में डी बोलते हैं, साइटोसिन एजीटीसी, क्या होता है, एजीटीसी, ठीक है। कैग बना ना, कैग, सीएजी कैग, आर्टिकल्स 148, ठीक है, टी, समझ गए। अरे कुछ हो याद कर लीजिए, याद होना चाहिए, ठीक है। क्या होता है, एडेनिन होता है, गुआनिन होता है, थाइमिन होता है, साइटोसिन, सारे के सारे क्या होते हैं, क्षार होते हैं, क्षार है। डीएनए में अनुभार के आधार पर एडेनिन सदैव थाइमिन से, साइटोसिन सदैव गुआनिन से जुड़ा होता है, ठीक है। तो अनुभार का एडेनिन किससे जुड़ा होगा, थाइमिन से, साइटोसिन किससे जुड़ा होगा, गुआनिन से जुड़ा होगा। एडेनिन एवं थाइमिन के बीच, एडेनिन एवं थाइमिन के कौन से आबंध होते हैं, क्या बताएंगे, 2 हाइड्रोजन आबंध होते हैं, ठीक है। साइटोसिन एवं गुआनिन के बीच में कितने होते हैं, 3 होते हैं। तो ध्यान में, एडेनिन और थाइमिन के बीच में 2 होता है, एडेनिन और थाइमिन के बीच में 2, और गुआनिन और किसके बीच में, गुआनिन और साइटोसिन के बीच में कितना होता है, 3 होता है, ठीक है। तो एडेनिन और थाइमिन कितने, 2 से जुड़ा होता है, एक किसने, 3 से, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। अब 1953 का समय आ जाता है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। जेडी वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए की कौन सा मॉडल प्रस्तुत कर दी, लेकिन द्विकुंडित मॉडल प्रस्तुत किया, लेकिन नोबेल वालों ने पुरस्कार देने में बहुत समय लगा दिया, ठीक है। 11 वर्षों के बाद इनको नोबेल प्राइज मिला। कब मिला इनको, ठीक है, 1962 में इनको नोबेल प्राइज मिला। डबल हेलिक्स मॉडल का प्रतिपादन किसने किया, तो क्या बताएंगे, वाटसन एवं क्रिक वाटसन एवं क्रिक ने किया, ध्यान में रखेंगे। इनको नोबेल प्राइज कब मिला इस कार्य के लिए, 1962, बिल्कुल, ठीक है, 11 नहीं 9 वर्ष में ना, सॉरी 9 साल बाद, 9 वर्ष के बाद, ठीक है, 9 वर्ष के बाद, ठीक है, इनको क्या मिला, नोबेल प्राइज मिलता है इस कार्य के लिए, ठीक है। डीएनए का कार्य की बात करिए, सभी अनुवांशिक क्रियाओं का संचालन करता है, ठीक है, जीन इसकी इकाई है, ठीक है। डीएनए का काम क्या होता है, तो जितने प्रकार के अनुवांशिकी क्रिया होता है उसका संचालन करना किसका कार्य होता है, क्या बताएंगे, डीएनए के कार्य होता है। डीएनए की इकाई क्या है, तो क्या बताएंगे, जीन है, ठीक है। प्रोटीन संश्लेषण का नियंत्रण कौन करता है, प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित कौन करता है, डीएनए करता है, ठीक है। प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है, नियंत्रण नहीं करता है, ठीक है। अगर प्रयोगशाला में सपनम डीएनए का संश्लेषण किसने किया, हरगोविंद खुराना, कब क्या था, 1968 में, ठीक है। आप चले आरएनए का निर्माण की बात करें, डीएनए से ही आरएनए का संश्लेषण होता है। इस क्रिया में डीएनए एक श्रृंखला पर आरएनए की न्यूक्लियोटाइड आकार जुड़ जाती है। इस प्रकार अस्थायी डीएनए आरएनए संकर का निर्माण होता है। इसमें नाइट्रोजन बेस थाइमिन की स्थान पर यूरेसिल होता है, ठीक है। इसमें नाइट्रोजन बेस थाइमिन के स्थान पर क्या होता है, यूरेसिल होता है। कुछ समय के बाद आरएनए की समजात श्रृंखला क्या होती है, अलग हो जाती है, ठीक है, ध्यान में रखना। आप चलेंगे इधर, चलेंगे इधर, चलेंगे, ठीक है। चलते आरएनए कितने प्रकार के होते हैं, 3 3 प्रकार के, ठीक है। एक होता आरएनए होता है, आरएनए होता है। आरएनए का फुल फॉर्म तो जानते ही है, आर का बता, आर में क्या होगा, राइबोसोमल। ये राइबोसोम पे ध्यान रखिए, राइबोसोम पे लगे रहते हैं और प्रोटीन संश्लेषण में सहायता होता है। उसके बाद टीआरएनए, टी का फुल फॉर्म क्या होता है, ट्रांसफर होता है, ठीक है, ट्रांसफर, ठीक है। आरएनए का तो आप लोग जानते हैं ना, क्या होता है आरएनए का फुल फॉर्म, बताइए, रिबो न्यूक्लिक एसिड, बस एक आदमी का आता है, जब बोला जाए तो बोलना चाहिए, राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। और टी में क्या लगा देंगे, ट्रांसफर लगा देंगे, आर में क्या रहेगा, राइबोसोमल, ठीक है, ध्यान में रखना है।
आप चलेंगे, ठीक है, क्या होता है, तो ये प्रोटीन सिंथेसिस का विभिन्न प्रकार के अमीनो अम्ल को राइबोसोम पर लाते हैं जहां पे प्रोटीन बनता है, ठीक है। टीआरएनए में क्या होता है, प्रोटीन बनता है, प्रोटीन संश्लेषण में सहारा आरएनए, ठीक है। टीआरएनए में प्रोटीन बना, प्रोटीन बनने की अंतिम क्रिया को एग्जाम में कई बार पूछा है, क्या बोलते हैं इसको, ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन बोलते हैं, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ट्रांसलेशन, ठीक है, ट्रांसलेशन। ट्रांसफर आरएनए में प्रोटीन बनता है और जब प्रोटीन बन जाता है इसके लास्ट प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखें। ट्रांसफर आरएनए में ही प्रोटीन बनता है, इसके लास्ट प्रोसेस को क्या बोला जाता है, तो इसको ट्रांसलेशन कहा जाता है। एमआरएनए की बात करेंगे, फुल फॉर्म जानते हैं, बीपीएससी 69 में पूछा तो बताओ एमआरएनए का फुल फॉर्म क्या होगा, मैसेंजर आरएनए होता है। केंद्रक के बाहर के विभिन्न आदेश लेकर अमीनो अम्लों को चुनने में मदद करता है, तो ये चूजी टाइप का है, चुनने में मदद करता है। आदेश किससे लेता है, तो केंद्रक के बाहर विभिन्न आदेश लेकर, ठीक है, अमीनो अम्लों को चुनने में मदद करता है। अब आते हैं डीएनए और आरएनए में अंतर की बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले फुल फॉर्म तो जानते हैं, ठीक है, डीऑक्सीरिबो, इसको क्या होता है, डीऑक्सीरिबोब होता है, ठीक है, आपको ध्यान में रखिएगा। और उसके बाद बात करेंगे तो क्या होता है, इसमें क्या होता है, राइबोन्यूक्लिक होता है, ठीक है। इसमें राइबोज शकरा होता है, तो इसमें क्या होता है, डीऑक्सीराइबोज शकरा होता है। इसमें बेस में क्या एडेनिन होता है, गवानिन होता है, थाइमिन होता है, साइटोसिन होता है। एडेनिन और गवानिन कितने आबंध बनाते हैं हाइड्रोजन के, 2 या 4, 2 थाइमिन और साइटोसिन कितने बनाते हैं, 3 या 4, कितने बनाते हैं, ठीक है, 3 बनाते हैं। इसमें बेस थाइमिन के जगह पे क्या होता है, सब कुछ ठीक होता है, लेकिन थाइमिन के जगह पे क्या आ जाता है, यूरेसिल हो जाता है। ध्यान में रखेंगे, सब कुछ सेम होता है, केवल थाइमिन की जगह पे क्या आएगा, इसमें यूरेसिल होगा, ठीक है। ये मुख्यतः केंद्रक में पाया जाता है, लेकिन ये साहब केंद्रक के अलावा आरएनए कहाँ पे, कोशिका द्रव दोनों जगह पे पाया जाता है, ठीक है, समझ जाए। अब आते हैं जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर, ठीक है। इसमें कोशिका भित्ति पाया जाता है, पादप कोशिका में, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति का क्या ही काम। इसमें लवक पाया जाता है, इसमें लवक है, इंसान को देखे लाल पीला हरा गुलाबी होता है, नहीं होता है ना, ठीक है। तारकय की बात करें, सेंट्रोसोम इसमें अनुपस्थित होता है, इसमें तारकय उपस्थित होता है। रितिका की बात करेंगे, इसमें बड़ी होती है, इसमें भी रितिका होती है, लेकिन इसमें छोटी होती है। इसका आकार लगभग आयताकार होता है, इसका आकार लगभग कैसा होता है, जंतु कोशिका का वृत्ताकार होता था। मुख्य रूप से पादप कोशिका जंतु कोशिका में एक ही अंतर है, इसको आपको समझना चाहिए, ठीक है। अब आगे चलेंगे, कोशिका अंग और उसके खोज करता, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो सभी लोग जोर जोर से बताएंगे। केंद्रक का खोज किसने किया, रॉबर्ट ब्राउन ने, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट की खोज किसने किया, शिम्पर ने। तारकाय सेंट्रोसोम की खोज किसने किया, गोल्जी की खोज किसने किया, अल्टमैन। प्रदयी जालिका, अंतर्द्रवी जालिका, लाइसोसोम, हार्टविक, ठीक है। ध्यान में इसको रखना है, ठीक है, याद रहेगा, भूलेंगे तो नहीं। 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज, 4 पेज तो कंप्लीट कर दिया हम। कोशिका सिद्धांत भी पढ़ा ही दो क्या, कि कल पढ़ाएंगे, कोशिका सिद्धांत पढ़ा दे, ये छुट्टी दे दे, कर दीजिए सर, पढ़ा दीजिए सर, 10-15 मिनट और लगेगा, 1 बजे तक कर लीजिए सर। 1 बजे तक पढ़ा दीजिए सर। ये मतलब स्क्रीन शेयर नहीं है ना आपका, मेरा तो स्क्रीन शेयर है। मेरे में क्या स्क्रीन नहीं दिख रहा है क्या, दिख रहा है, वो जो अभी जुड़े होंगे ना, तो थोड़ी देर बाद आता है। मेरा ही प्रॉब्लम होगा, मैं रिज्वाइन करता हूँ। नहीं, थोड़ा देर बाद आता है। चलते हैं सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। आप चलेंगे, ध्यान रखें, कोशिका विभाजन से प्रश्न है सेल डिवीजन। कोशिका विभाजन को शपथ 1855 में किसने देखा, बिरचाउ ने देखा। किसने देखा, ध्यान रखें, बिरचाउ ने देखा कोशिका विभाजन को। और कोशिका विभाजन मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। एक होता असूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन, एक होता अर्धसूत्री विभाजन। असूत्री, समसूत्री, अर्धसूत्री। अर्धसूत्री को मेयोसिस बोलते हैं,
समसूत्री को मिटोसिस बोलते हैं, ठीक है, असूत्री को एमिटोसिस बोलते हैं। अब देखें असूत्री विभाजन किस में होता है, असूत्री विभाजन, ठीक है। एमिटोसिस किस में होता है, ये विभाजन अविकसित कोशिका में होता है, जैसे जीवाणु, नीलहरित शैवाल, ईस्ट की बात करेंगे, अमीबा की बात करेंगे, प्रोटोजोआ में बोलेंगे, इस सब में क्या होगा, असूत्री विभाजन होगा। क्या होगा इसमें, असूत्री विभाजन होगा। समसूत्री विभाजन किसमें होगा, तो समसूत्री विभाजन की प्रक्रिया को जंतु कोशिकाओं में सबसे पहले जर्मनी के वैज्ञानिक किसने देखा, वाल्थर फ्लेमिंग ने देखा। किसने देखा, तो वाल्थर फ्लेमिंग साहब ने सबसे पहले समसूत्री विभाजन को देखा 1879 में, ठीक है। कब देखा, 1879 में। उन्होंने ही 1882 में इस प्रक्रिया को माइटोसिस नाम दिया है, ठीक है। यह विभाजन कायी कोशिका में होता है, ठीक है। तो समसूत्री विभाजन किसमें होता है, एस्ट्रोमिक सेल कायी कोशिका में होता है। असूत्री विभाजन किसमें होता है, अविकसित सेल में होता है। किसमें होता है, अविकसित में। अविकसित में असूत्री, समसूत्री की बात करेंगे कायिक में होता है। किसमें होता है, कायिक में होता है। आप देखेंगे अध्ययन के सुविधा के अनुसार समसूत्री विभाजन के 5 चरणों में हम लोगों ने विभाजित किया। पहला चरण जो अंतरावस्था, दूसरा पूर्वावस्था, मध्यावस्था, ठीक है, पश्चावस्था, एक होता अंत्यावस्था, ठीक है। इंट्रोफेज, प्रोपोफेज, मेटाफेज, ठीक है, एनाफेज, और क्या होता है, टेलोफेज, ठीक है। ध्यान रखिए आप क्या होता है ये, तो इसको भी एक्सप्लेन करना है क्या, नहीं करना। इस विभाजन के फलस्वरूप एक जनन कोशिका से 2 संतति, मतलब एक पेरेंट सेल से 2 संतति डॉटर सेल का निर्माण होता है, ठीक है। क्या होता है, एक कोशिका से कितना होता है, एक जनक कोशिका से कितने, 2 डॉटर सेल का निर्माण होता है। बिल्कुल। अब प्रत्येक संतति कोशिका में गुणसूत्र की संख्या जनक सेल के बराबर होती है, ठीक है। तो प्रत्येक संतति कोशिका में गुणसूत्र की संख्या किसके बराबर होती है, तो जनक सेल के बराबर होते हैं, ठीक है। समसूत्री विभाजन की पश्चावस्था सबसे छोटी होती है, कितनी देर में समाप्त हो जाती है, तो पूछेगा समसूत्री का बताओ। समसूत्री विभाजन की सबसे छोटी अवस्था कौन सी होती है, एनाफेज होती है। मात्र 2 से 3 मिनट में क्या होती है, समाप्त हो जाती है, ठीक है। अब अंतिम वाला की बात करें, अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन को फार्मर एवं मूरे ने, ठीक है, नाम दिया। कब दिया, तो 1905 में। फार्मर तथा मूरे ने क्या किया, इसका नामकरण किया। अर्धसूत्री विभाजन का कब किया, तो क्या बताएंगे, 1905 में। अर्धसूत्री विभाजन की खोज सर्वप्रथम किसने की, तो क्या बताएंगे, फार्मर तथा मूरे। बिल्कुल। अरे नामा इसने खोजा नहीं था, इसने क्या किया था, नाम दिया था। खोज की बात करें किसने किया था, बीजमैन ने किया था, ठीक है। लेकिन इसका सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया, स्ट्रासबर्गर ने। किसने किया, बिल्कुल, स्ट्रासबर्गर ने इसका क्या किया, सर्वप्रथम इसका अध्ययन किया। मतलब नामकरण की बात करें फार्मर मूरे ने किया। असूत्री विभाजन की बात करेंगे सर्वप्रथम खोज किसने किया था, बीजमैन ने किया, ठीक है, ध्यान रखें। लेकिन इसका अध्ययन स्ट्रासबर्गर ने किया। यह विभाजन किस कोशिका में, अर्धसूत्री विभाजन किस कोशिका में होता है, जनन कोशिका में होता है। अर्धसूत्री विभाजन की निम्न में 2 चरण में पूरा होता है। पहला जो था अर्धसूत्री 1, अर्धसूत्री 2। अर्धसूत्री में गुणसूत्र की संख्या आधी रह जाती है, इसीलिए इसे निम्नकारी विभाजन, रिडक्शन डिवीजन कहते हैं। अर्धसूत्री में गुणसूत्र की संख्या कितनी रह जाती है, आधी रह जाती है। कितनी रह जाती है, आधी रह जाती है। इसलिए इसे क्या बोला जाता है, आधी रहने के कारण इसे क्या बोला जाता है, इसको न्यूनकारी विभाजन कहते हैं, रिडक्शन डिवीजन। अर्धसूत्री प्रथम विभाजन में 4 अवस्थाएं होती है, एक प्रोफेज होता है, एक मेटाफेज होता है, एक होता है एनाफेज होता है, एक होता है टेलोफेज होता है, ठीक है। अर्धसूत्री के प्रथम विभाजन में कितनी अवस्थाएं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, ठीक है। प्रोफेज सबसे लंबी होती है, प्रोफेज सबसे लंबी होती है, जो कि 5 अवस्थाओं में होती है। इसमें प्रोफेज जो सबसे बड़ा होता है ना, उसको 5 अवस्था में आते हैं। लेप्टोटीन होता है, एक होता है जाइगोटीन होता है, पैकेटीन होता है, डिप्लोटीन होता है, एक होता है डायनिकिसेसिस होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे, इसको एक्सप्लेन कर। लेप्टोटीन की बात करेंगे, गुणसूत्र उलझे हुए पतले धागों की तरह दिखाई देते हैं, इसे क्या बोला जाता है, इसको क्रोमोमिनेटा कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, क्रोमोमिनेटा कहते हैं, ठीक है। गुणसूत्र की संख्या कैसी होती है, द्विगुणित होती है, ठीक है, डिप्लॉइड होती है। कैसी होती है, द्विगुणित होती है। अब आते हैं जाइगोटीन। समजात गुणसूत्र एक साथ होकर, ठीक है, जोड़े बनाते हैं, इसीलिए इसको सिनेप्सिस कहते हैं। सेंट्रियोवल एक दूसरे से अलग होकर केंद्रक के विपरीत ध्रुवों पर चले जाते हैं, ठीक है। प्रोटीन एवं आरएनए संश्लेषण के फलस्वरूप केंद्रा मतलब क्या हो जाती है, केंद्रिका बड़ी हो जाती है। क्या होती है, प्रोटीन एवं आरएनए के संश्लेषण के फलस्वरूप केंद्रिका क्या होती है, बड़ी हो जाती है, ठीक है, ध्यान रखेंगे।
अब यहाँ पे चलेंगे पैकिटीन क्या होता है? तो प्रत्येक जोड़े के गुणसूत्र छोटे और मोटे हो जाते हैं। द्विज का प्रत्येक सदस्य अनुदैर्ध्य रूप से विभाजित होकर दो, ठीक है, दो अनुजात गुणसूत्रों या फिर क्रेमिटोडों में बंट जाता है। इस प्रकार दो समजात गुणसूत्रों में के एक दिश से एक अब 4 क्रोमेटिड बन जाते हैं। इनमें 2 मातृ और 2 पितृ क्रोमेटिड होते हैं। कभी कभी मातृ एवं पितृ क्रोमेटिड एक या ज्यादा स्थान पर एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। ऐसे बिंदु पर मातृ तथा पितृ क्रोमेटिड टूट जाते हैं और एक क्रोमेटिड का टूटा हुआ भाग दूसरे क्रोमेटिड के टूटे स्थान से मतलब क्या हो जाता है? जुड़ जाता है। और इसी को क्या बोलते हैं? इसी को क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? क्रॉसिंग ओवर करते हैं। एवं इस प्रकार जीन का एक नए ढंग से वितरण हो जाता है, अर्थात जीन विनिमय पैकेटिन अवस्था में होता है। किस अवस्था में होता है जीन विनिमय? पैकेटिन अवस्था में होता है। इस क्रिया को, ठीक है, रिकोम्बिनेज एंजाइम भाग लेते हैं। कौन भाग लेते हैं? रिकोम्बिनेज एंजाइम भाग लेते हैं। क्रॉसिंग ओवर हमेशा नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच होता है। किसमें होता है? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में हमेशा क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर। क्या होता है क्रॉसिंग ओवर? पितृ कोशिका टूटकर मातृ कोशिका में मतलब क्या होता है ना, जुड़ जाता है, या फिर इधर से उधर टूटता हुआ एक दूसरे में मिल जाता है, इसको बोला जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। मतलब पितृ क्रोमेटिड टूटकर, ठीक है, या फिर मातृ क्रोमेटिड टूटकर एक स्थान से दूसरे स्थान पे जब मिल जाते हैं इसको क्रोमेटिड कहा जाता है। ठीक है, देख लीजिएगा इसको। उसके बाद अंतिम चौथा नंबर क्या है? डिप्लोटीन है। क्या है? क्या बोलते हैं? डिप्लोटीन। समजात गुणसूत्र अलग होने लगते हैं, परंतु जोड़े के 2 सदस्य पूर्ण रूप से अलग नहीं हो पाते, क्योंकि कभी कभी एक दूसरे को एक स्वरूप में उलझे रहते हैं। ऐसे स्थानों को काई एजमाटा कहते हैं। ठीक है, काई एजमाटा की औसत संख्या को बारंबारता कहते हैं। मतलब काई एजमाटा फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। काई एजमाटा का अंतिकरण भी होता है। क्या होता है? टर्मी इंस्ट्रूशन भी होता है। ठीक है, तो ध्यान में क्या था? ये डिप्लोटीन की बात के समजात गुणसूत्र अलग होने लगते हैं, ठीक है, परंतु जोड़े के 2 सदस्य पूर्ण रूप से अलग नहीं हो पाते, क्योंकि कहीं ना कहीं एक दूसरे से एक्स के रूप में उलझे रहते हैं। ऐसे स्थानों को क्या बोलते हैं? काई एजमेटा कहा जाता है। और काई एजमेटा का औसत संख्या को क्या बोलते हैं? ठीक है, काई एजमेटा बारंबारता, काई एजमेटा फ्रीक्वेंसी के नाम से जानते हैं। उसके बाद लास्ट क्या है? तो डाइकेनेसिस केंद्रक कला में केंद्रिका लुप्त हो जाती है। इसमें क्या होता है? केंद्रक कला और क्या होती है? केंद्रिका क्या हो गया? लुप्त हो गया। अब दूसरा वाला में ये तो सारे के साथ अर्धसूत्रीय विभाजन 1 का फेज था ना, ये सारे के सारे 5 गो जो फेज हमने पढ़ा, ठीक है, जिसमें क्या क्या था देखिएगा। लेप्टोटीन होता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। जाइगोटीन होता है, पैकेटीन होता है, डिप्लोटीन होता है, डाइकेनेसिस होता है, जिनमें से लेप्टोटीन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है, यहाँ पे जाइगोटीन के बारे में पढ़ा। तो ये 5 गो था, तो इस सब पे अर्धसूत्रीय 1 का हिस्सा था। अर्धसूत्रीय विभाजन 2 समसूत्रीय विभाजन के समान में होता है। ठीक है, अर्धसूत्रीय विभाजन में एक जनक कोशिका से 4 संतति कोशिका, ठीक है, उसमें क्या था? एक पेरेंट सेल से कितने डॉटर सेल निकल रहे थे? एक पेरेंट से कितने? 2। यहाँ पे एक पेरेंट से कितना निकलेगा? एक पेरेंट से कितना निकलेगा? ठीक है, 4 डॉटर सेल का निर्माण हो रहा है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, याद इसको रखना है। ठीक है, आप चलेंगे, इसको देखेंगे क्या है? चलिए, ये आप लोग 1 मिनट पढ़िए इसको क्या है। दिख रहा है? देखिए, यह विभाजन कायिक, ध्यान में, समसूत्रीय विभाजन कैसा होता है? ध्यान में, यह विभाजन कायी कोशिका में होता है। ठीक है, कायी कोशिका में होता है। ठीक है, किस कोशिका में होता है? कायी कोशिका में होता है। ठीक है, अर्धसूत्रीय जनन कोशिका में होता है। इसको आपको ध्यान में रखना है। क्या, कौन सा होता है? ये विभाजन कायी कोशिका में होता है। किसमें होता है ये विभाजन? कायी कोशिका में होता है। ठीक है, आप देखेंगे यह विभाजन जनन कोशिकाओं में होता है। कहाँ से आवाज आ रही है इतना? अर्धसूत्रीय में जनन कोशिका में।
अरे नाम इंजीनियर नाम में लगा रखे हो, शालीनता थोड़ी भी नहीं है। चलिए बात करेंगे, ये विभाजन कायिक कोशिका में होता है, ठीक है। ये विभाजन जनन कोशिका, अर्धसूत्रीय किसमें होता है? जनन में होगा। ये किसमें होगा? कायिक में होगा। इस विभाजन में कम समय लगता है, इस विभाजन में अधिक समय लगता है, ठीक है। अर्धसूत्रीय में ज्यादा लगेगा, समसूत्रीय में कम लगेगा। बात की इस विभाजन के द्वारा एक कोशिका से 2 कोशिकाएं बनता है। इसमें क्या बनेगा? अर्धसूत्रीय में कर एक से मतलब एक पैरेंट सेल से 4 बनेगा, ठीक है। इसमें कितना बनेगा? एक से मतलब 2 बनेगा, एक पैरेंट सेल से 2 डॉटर सेल। संतति कोशिका में जनक जैसे ही गुणसूत्र होने के आनुवांशिक विविधता नहीं होती, ठीक है। इसमें आनुवांशिक विभागता होता है, ठीक है। इसमें संतति कोशिका में जनकों के भिन्न गुणसूत्र होने के कारण, ठीक है, आनुवांशिक विविधता होती है। इसमें गुणसूत्र में आनुवांशिक पदार्थों के आदान प्रदान क्रॉसिंग ओवर नहीं होता, इसमें क्रॉसिंग ओवर हो रहा था, ठीक है। क्रॉसिंग ओवर क्या हो रहा था? इसमें हो रहा था, ठीक है, हो रहा था। इसे प्रोफेज अवस्था में, इसमें प्रोफेज अवस्था सोती होती है, इसकी प्रोफेज अवस्था लंबी होती है। इसकी प्रोफेज अवस्था 2 से 4 मिनट की मात्र होती है, और इसकी प्रोफेज अवस्था क्या होती है? बड़ी होती है, ठीक है। तो एक बार इस वीडियो को मैं शेयर कर दूंगा आप लोग से, इसको आप लोग सुन लीजिएगा। नहीं सुनने की इच्छा रखते हैं तो फिर भी घर से पढ़ कर आइएगा, ठीक है। 7 से 8 पेज तो हो ही गया, 1 पेज 2 पेज, 1 घंटा क्लास में 3 पेज 4 पेज 5 पेज 6 पेज, अप्रोक्स 6 पेज तो हो ही गया। कितना? 36 पेज है। उस हिसाब से अगर 2-3 घंटा का क्लास दिया जाए तो बहुत जल्दी समाप्त हो जाए, 2 से 3 दिन में बायोलॉजी समाप्त हो जाएगा, ठीक है। जी सर। चलिए ठीक है, तो फिर आप क्या रह गया? आपका तीसरा चैप्टर जैव विकास है, ठीक है, जैव विकास। तो इसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा, फिर मिलते हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू।